शहर के बाहरी इलाके की एक सुनसान सड़क पर रात गहरा चुकी थी। सड़क की पीली रोशनी की मंद चमक घने मूसलाधार बारिश के सामने पूरी तरह बेबस लग रही थी। प्रिया, एक 26 साल की दुबली पतली लड़की, एक फूड डिलीवरी कंपनी की भीगी पड़ी और भीगी हुई यूनिफॉर्म में अपनी पुरानी मोटरसाइकिल चला रही थी। और दिन भर की थका देने वाली मेहनत के बाद अपने किराए के कमरे तक पहुंचने के लिए पानी से भरे गड्ढों से बचने की कोशिश कर रही थी। आज रात की बारिश की ठंडक सिर्फ उसकी त्वचा में ही नहीं, बल्कि उसके जैसे गरीब मजदूरों के दिल में भी उतर रही थी, जिन्हें सड़क पर ही अपनी रोजी रोटी कमानी पड़ती थी। प्रिया के हाथ ठंड और हवा से सुन्न हो गए थे। वो बस जल्दी से अपने तंग किराए के कमरे में पहुंचना चाहती थी। एक गरम मैगी का पैकेट बनाकर अपनी भूख और ठंड को मिटाना चाहती थी, लेकिन उस अंधेरी रात में उसके हेलमेट पर बारिश की टिप टिप की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। अचानक प्रिया की थकी हुई आंखों ने आगे कुछ असामान्य देखा। सड़क के किनारे एक विशाल जानवर की तरह एक चमकदार काली कार खड़ी थी। वो एक मेबैक थी। उसके जैसे डिलीवरी करने वालों के बीच ये कार चलता फिरता बंगला के नाम से जानी जाती थी। एक ऐसी चीज जिसे छूने का सपना भी वे अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद नहीं देख सकते थे। लेकिन अजीब बात इस सुनसान जगह पर इस सुपरकार का दिखना नहीं था, बल्कि उसका खामोश मदद का संकेत था। कार के दोनों इमरजेंसी हैजर्ड लाइट्स लगातार जल बुझ रहे थे, बारिश में एक तेज घबराई हुई लय बना रहे थे, जैसे किसी खतरे में पड़ी जिंदगी की सांसें हों। प्रिया ने अपनी बाइक की रफ्तार धीमी की। पुरानी मोटरसाइकिल ने एक खड़खड़ाती आवाज की और कुछ दूरी पर रुक गई। उसने बारिश की बौछार के बीच से देखने की कोशिश की। कार का इंजन अभी भी चालू था। उसकी लाल टेल लाइट्स गीली सड़क पर चमक रही थीं, जिससे खून जैसी लाल धारियां बन रही थीं। आसपास कोई नहीं था, कोई दुर्घटना का निशान नहीं था। बस वो कार अकेली और रहस्यमयी खड़ी थी। उस पल उस युवा लड़की के दिमाग में एक जबरदस्त वैचारिक लड़ाई छिड़ गई। उसका एक हिस्सा उसे सीधे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। सड़कों पर बिताए सालों के अनुभव ने उसे सिखाया था कि देर रात सुनसान जगहों पर खड़ी महंगी कारें अक्सर ऐसी परेशानियों के साथ आती हैं जिन्हें उसके जैसे गरीब लोग ना तो झेल सकते हैं और ना ही उनका सामना करने की हैसियत रखते हैं। हो सकता है ये किसी गैंगस्टर का मामला हो, कोई अवैध सौदा हो, या बस कोई अमीर व्यक्ति अपनी निजी जरूरत के लिए रुका हो। अगर वो बीच में पड़ती तो कम से कम उसे जिज्ञासु होने के लिए डांट पड़ती और ज्यादा से ज्यादा वो मुसीबत मोल ले लेती। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा, उसके अंदर की अच्छाई और करुणा, जो एक अनाथ लड़की के दिल में हमेशा जलती रहती थी, ने उसके हाथ को थ्रॉटल से रोक लिया। इमरजेंसी लाइट्स की टिमटिमाहट एक खामोश, लगातार और हताश पुकार की तरह लग रही थी। क्या होगा अगर अंदर कोई मुसीबत में हो? अगर वो चली गई और कल अखबार में पढ़ा कि इस सड़क पर एक कार में किसी की मौत हो गई, तो क्या उसकी अंतरात्मा उसे कभी माफ कर पाएगी? चलो, एक नज़र डालकर जाने में क्या हर्ज है, प्रिया ने खुद को दिलासा देते हुए बड़बड़ाया। उसने अपनी बाइक का स्टैंड लगाया, अपने फटे हुए रेनकोट को ठीक किया और धीरे धीरे उस सुपर कार की ओर बढ़ी। उस चमकदार काले स्टील के कवच के अंदर, जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से ध्वनिरोधी था, जीवन और मृत्यु का एक संघर्ष चल रहा था जिससे बाहरी दुनिया अनजान थी। श्री विक्रम सिंह राठौर ग्रुप के शक्तिशाली अध्यक्ष शानदार चमड़े की ड्राइवर सीट पर तड़प रहे थे। उनके सीने में अचानक और जोरदार दर्द उठा, जैसे किसी गरम लोहे के पंजे ने उनके दिल को जकड़ लिया हो। आज वो एक निजी काम के लिए उपनगर में खुद गाड़ी चलाकर आए थे और यात्रा की गोपनीयता के कारण अपने ड्राइवर या अंगरक्षकों को साथ नहीं लाए थे। उन्हें क्या पता था कि यही लापरवाही उन्हें इस जानलेवा स्थिति में डाल देगी। दर्द के कारण उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर से नियंत्रण खो दिया और जल्दी से कार को किनारे लगाना पड़ा। उनकी कांपती उंगलियों ने डैशबोर्ड में रखी दिल की दवा की शीशी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन एक ऐंठन के कारण शीशी उनके हाथ से फिसल गई और सीट के नीचे चली गई, उनकी पहुंच से बाहर। पसीना छूट रहा था, जो अत्यधिक घबराहट के साथ मिल गया था। बेहोशी की हालत में एक अमीर आदमी की जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उन्हें अनजाने में सेंट्रल लॉकिंग बटन दबाने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लुटेरों का डर था, ऐसे बुरे लोगों का जो उनकी गंभीर स्थिति का फायदा उठा सकते थे। लेकिन अब वही सुरक्षा लॉक उस शानदार कार को
एक स्टील के ताबूत में बदल चुका था, जो उन्हें अकेलेपन और धीरे धीरे आती मौत में कैद कर रहा था। उन्होंने अपनी बची खुची ताकत से इमरजेंसी लाइट का बटन दबाया। उनकी धुंधली आंखें टिंटेड शीशे के पार सफेद बारिश को देख रही थीं। और फिर उनकी चेतना धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। प्रिया अब कार के दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी थी। उसने हल्के से शीशे पर दस्तक दी। अंदर कोई है? आपकी कार को क्या हुआ है? उसकी आवाज बारिश के शोर में खो गई। कोई जवाब नहीं आया। कार इंजन के कारण धीरे धीरे कांप रही थी, लेकिन अंदर पूरी तरह से खामोशी थी। अध्यक्ष की कार के काले विशेष शीशे बाहर से अंदर देखने से रोकने के लिए डिजाइन किए गए थे, जिससे कार एक रहस्यमयी काली वस्तु बन गई थी जो हर जिज्ञासु नजर को रोक रही थी। प्रिया ने अपना चेहरा शीशे से सटा लिया, अपनी आंखें सिकोड़कर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल एक गहरा काला रंग दिखाई दिया, जिसमें उसका अपना भीगा हुआ और चिंतित चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। इस भयानक खामोशी ने प्रिया की बेचैनी बढ़ा दी। उसने जोर से खटखटाया, अंकल, भाई। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? फिर भी वही जानलेवा खामोशी। प्रिया घबराने लगी। जाहिर है कार का इंजन चालू था, बत्तियां जल रही थीं। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मालिक कहीं चला गया हो। निश्चित रूप से अंदर कोई था और निश्चित रूप से कुछ गलत हुआ था। तभी दूर से हेडलाइट्स की रोशनी आई। रात में माल ढोने वाला एक ट्रक तेजी से आ रहा था। डूबते को तिनके का सहारा मिला। प्रिया जल्दी से सड़क के बीच में भागी। रुकने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया। ट्रक ने जोर से ब्रेक लगाया। उसके पहिए गीली सड़क पर चीख उठे और पानी के छींटे उड़े। ट्रक ड्राइवर ने अपना सिर बाहर निकाला। देर रात बारिश में रोके जाने से उसका चेहरा गुस्से में था। क्या कर रही है? मेरी गाड़ी के सामने क्यों आई? मरना है क्या? प्रिया ने लड़खड़ाते हुए मेबैक की ओर इशारा किया। अंकल, वो कार वहां काफी देर से खड़ी है। उसकी बत्तियां लगातार जल रही हैं और बुलाने पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुझे शक है कि अंदर किसी को कुछ हो गया है। प्लीज नीचे आकर मेरी मदद कीजिए। ड्राइवर ने उस दिशा में देखा जहां वो इशारा कर रही थी। जब उसकी नज़र कार के बोनट पर एक दूसरे से जुड़े 2 M वाले लोगों पर पड़ी तो उसने कछुए की तरह अपना सिर तुरंत अंदर खींच लिया। पागल है क्या लड़की? वो किसी बड़े आदमी की कार है। अगर एक खरोच भी लग गई तो मेरा पूरा ट्रक बेचकर भी मैं उसका हर्जाना नहीं भर पाऊंगा। सावधान रहे, आजकल लूटने के लिए ऐसे नाटक बहुत होते हैं। जब भी कोई महंगी कार देखो तो दूर ही रहो। लेकिन अंकल, क्या होगा अगर अंदर कोई मर रहा हो? प्रिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज हवा में खो गई। मरना किस्मत में है तो मरेगा। मुझे अपने बीवी बच्चों की चिंता करनी है। मैं इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ता। रास्ते से हट। मुझे जाने दे, ड्राइवर चिल्लाया और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। प्रिया को उस अकेली ठंडी सड़क पर अकेला छोड़ गया। उस बेरहम इनकार ने उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे की तरह काम किया, जिससे उसे जीवन की क्रूर सच्चाई का एहसास हुआ। कभी कभी दयालुता एक विलासिता होती है और जिम्मेदारी का डर किसी की जान से भी बड़ा होता है। अब वो अकेली थी। प्रिया ने मुड़कर उस लग्जरी कार को देखा। वो अभी भी शान से और ठंडक से खड़ी थी। वो अभी जा सकती थी, कोई उसे दोष नहीं देता। लेकिन उन चमकती बत्तियों की छवि उसे परेशान कर रही थी। वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। प्रिया जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल के पास गई, उसे घुमाया और अपनी पुरानी बाइक की हेडलाइट सीधे मेबैक की ड्राइवर सीट की खिड़की पर डाल दी। पीली रोशनी बारिश के पर्दे को चीरती हुई मोटे काले शीशे पर पड़ी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, एक बार फिर अपना चेहरा शीशे से सटा लिया और अपने हाथों से आसपास की बिखरी हुई रोशनी को रोका। सीधे पड़ने वाली तेज रोशनी के कारण एंटी पीपिंग ग्लास कुछ हद तक निष्क्रिय हो गया था। धुंधले ड्राइवर के केबिन के अंदर प्रिया का दिल दहल गया जब उसने एक बड़े आदमी की छाया को एक तरफ झुका हुआ देखा। वो स्थिर था, उसकी छाती अब ऊपर नीचे नहीं हो रही थी और उसका हाथ कार के फर्श पर लटका हुआ था। हे भगवान, कोई सच में बेहोश है? प्रिया चौंककर चिल्लाई। स्थिति अब बेहद गंभीर हो गई थी। अगर वो पुलिस या एम्बुलेंस के यहां पहुंचने का इंतजार करती तो शायद वो आदमी नहीं बच पाता। उसे तुरंत बाहर निकालना था। उसने दरवाजे का हैंडल जोर से खींचा। वो बंद था। अंकल, अंकल, उठिए और दरवाजा खोलिए, प्रिया चिल्लाई, शीशे पर जोर जोर से पीटते हुए। लेकिन जवाब में उसे केवल बारिश की बेरहम आवाज मिली। उसने मदद के लिए चारों ओर देखा, लेकिन चारों तरफ सुनसान मैदान थे।
उस गरीब लड़की के दिमाग में उस समय एक क्रूर गणना चल रही थी। अगर उसने इस कार का शीशा तोड़कर आदमी को बचाया और अगर वो ठीक हो गया या उसने उस पर हर्जाना भरने का आरोप लगाया तो उसकी पूरी जिंदगी की डिलीवरी की कमाई और उसकी किडनी बेचने के पैसे भी इस सुपर कार के शीशे की कीमत चुकाने के लिए काफी नहीं होंगे। एक पल की झिझक हुई, लेकिन फिर उस आदमी की अकेली और बेबस हालत की छवि ने पैसे के डर पर काबू पा लिया। जान सबसे जरूरी है, वो किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। दांत भींचकर प्रिया आसपास कुछ खोजने के लिए दौड़ी। उसे सड़क के किनारे एक बड़ा नुकीला पत्थर मिला जिसका इस्तेमाल लोग ट्रक के पहियों को रोकने के लिए करते थे। वो भारी पत्थर उसके पतले हाथों में बहुत भारी लग रहा था। उसने गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने छोटे से शरीर की पूरी ताकत उस वार में लगा दी। धड़ाम, एक जोरदार टक्कर की आवाज आई, लेकिन लग्जरी कार का मजबूत शीशा बस थोड़ा सा चटका। प्रिया का हाथ झनझना गया, एक तेज दर्द महसूस हुआ। ये कार बुलेट प्रूफ और शॉक प्रूफ होने के लिए डिजाइन की गई थी। ये एक अभेद्य किले की तरह थी। नहीं, और जोर से। प्रिया ने हार नहीं मानी। वो एक कदम पीछे हटी, गति बनाई और फिर से उसी दरार पर पत्थर दे मारा। खचाक! शीशे के टूटने की आवाज आसमान में गरजते बादलों की आवाज में मिल गई। कांच के नुकीले टुकड़े चारों ओर बिखर गए। कुछ टुकड़े प्रिया के हाथ के पिछले हिस्से पर लग गए और ताजा खून बारिश के पानी के साथ मिलकर उसकी बाह से नीचे बहने लगा। लेकिन उसे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। एड्रेनालाइन उसकी नसों में दौड़ रहा था। उसने अंदर हाथ डाला, दरवाजे के फ्रेम पर लगे कांच के टुकड़ों को हटाया और फिर लॉक खोला। भारी दरवाजा खुल गया। एयर कंडीशनर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया जिसमें महंगी चमड़े की और मौत की गंध थी। प्रिया ने आधा शरीर कार में डालकर उस आदमी को जोर से हिलाया। अंकल, अंकल। वो आदमी अभी भी ढीला था। उसकी सांसें हवा में जलते दिए की तरह कमजोर थीं। प्रिया जानती थी कि वो मौके पर प्राथमिक उपचार नहीं कर सकती। उसके पास कोई चिकित्सा ज्ञान नहीं था और यहां बहुत ठंड थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना था। लेकिन 45 किलो से भी कम वजन की एक लड़की लगभग 80 किलो के एक बड़े बेहोश आदमी को कैसे ले जा सकती थी? मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। प्रिया ने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि खून निकल आया। उसने अपना उलझा हुआ रेनकोट उतारकर एक तरफ फेंक दिया और बारिश को सीधे अपने शरीर पर पड़ने दिया। उसने अपनी बाहें विक्रम के बगल के नीचे डाली और एक लेवरेज तकनीक का उपयोग करते हुए उसे ड्राइवर की सीट से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। उस बेजान शरीर का वजन उसके कंधों पर था, जैसे उसकी हड्डियां कुचलना चाहता हो। उसके पैर कीचड़ में फिसल रहे थे। वो कई बार गिरने से बची, लेकिन उसने दांत भींचकर सहा। धीरे धीरे उसे उस शानदार कार से बाहर खींचती रही। हिम्मत रख प्रिया, तू कर सकती है। वो खुद को प्रोत्साहित करने के लिए चिल्लाई। आखिरकार वो विक्रम को कार से बाहर निकालने में कामयाब रही। लेकिन अगली समस्या सामने आ गई। उसे कैसे ले जाए? वो मेबैक नहीं चला सकती थी क्योंकि उसे कार चलानी नहीं आती थी और वो बेहोश था। एकमात्र रास्ता उसकी मोटरसाइकिल का था। प्रिया ने उसे अपनी पुरानी बाइक की पिछली सीट पर बिठाया, लेकिन विक्रम बार बार नीचे गिर रहा था। जरूरत में ही आविष्कार होता है। प्रिया को उस मजबूत रस्सी की याद आई जिसका इस्तेमाल वो ग्राहकों का सामान बांधने के लिए करती थी। उसने जल्दी से रस्सी निकाली, उसे विक्रम के चारों ओर लपेटा, उसे कसकर अपनी पीठ से बांध दिया और उसे अपने कंधों पर तिरछे बांध लिया, जैसे आदिवासी महिलाएं अपने बच्चों को ले जाती हैं। उस अरबपति के भारी शरीर का वजन उस डिलीवरी गर्ल की छोटी पतली पीठ पर था। मोटरसाइकिल नीचे धंस गई। शॉक एब्जॉर्बर ने कैं-कैं की आवाज की। प्रिया ने अपना हेलमेट वापस पहना और विक्रम को अपनी पीठ से ढक लिया। उसने इंजन चालू किया, गियर बदला और पूरी गति से एक्सीलेटर घुमाया। बाइक आगे बढ़ी। तूफानी बारिश की रात में दौड़ पड़ी। पीछे टूटे शीशे वाली मेबैक अकेली पड़ी थी। सुनसान सड़क पर उस लड़की और उस अजनबी आदमी की छोटी सी छाया एक हो गई। नाजुक लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दृढ़। वो नहीं जानती थी कि उसकी पीठ के पीछे का आदमी कौन था, कितना अमीर था। वो बस इतना जानती थी कि आगे अस्पताल था, जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा, और वो एक अजनबी के लिए हर सेकंड दौड़ रही थी।
मोटरसाइकिल के इंजन की गड़गड़ाहट ने बारिश के पर्दे को चीर दिया, जो प्रिया के सीने में धड़कते दिल की आवाज के साथ मिल गई। उसके हाथ से खून अभी भी बह रहा था, हैंडल पर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी, इस बात से अनजान कि आज रात की ये साहसी हरकत उसकी जिंदगी की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। पुरानी हीरो स्प्लेंडर के पहिए, जो आमतौर पर हल्के पार्सल या शहर के भीतर छोटी सवारी के लिए अभ्यस्त थे, अब अतिरिक्त वजन के नीचे कराह रहे थे। हर बार जब ये पानी से भरे गड्ढे से टकराती तो बाइक इतनी जोर से हिलती कि लगता था कि दोनों को फिसलन भरी डामर की सड़क पर फेंक देगी। प्रिया को संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी पतली बाहों को कसना पड़ा और अपने दांत इतनी जोर से भींचने पड़े कि दर्द होने लगा। बारिश के पानी की हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक उसके पतले कपड़ों में घुस रही थी और उसकी पीठ से सटे बेहोश आदमी के शरीर से निकलने वाली ठंडक ने उसके पूरे शरीर को कंपा दिया। लेकिन उसने गति कम करने की हिम्मत नहीं की। उसके दिमाग में इस समय केवल एक ही विचार था, अस्पताल, अस्पताल पहुंचना है। आपातकालीन कक्ष की चकाचौंध भरी नियॉन लाइटें तूफानी रात के समुद्र में एक बचाव करने वाले प्रकाश स्तंभ की तरह सामने आईं। प्रिया ने अपनी बाइक सीधे मरीजों के लिए बने रैंप पर चढ़ा दी। मोटरसाइकिल के लिए निषिद्ध साइन को भी नजरअंदाज कर दिया। उसने जोर से ब्रेक लगाया। ब्रेक की तीखी आवाज ने रात में ड्यूटी पर मौजूद कुछ सुरक्षा गार्डों को चौंका दिया, जो उसे डांटने के लिए दौड़े। लेकिन जब उन्होंने एक छोटी भीगी हुई लड़की को देखा, जिसकी पीठ पर एक बड़े बेजान आदमी को रस्सी से बांधकर लाया गया था, तो वो सब दंग रह गए। डॉक्टर, कोई है? किसी को दिल का दौरा पड़ा है। प्रिया की चीख थकावट में टूट गई। उसने घबराकर रस्सी खोली। ठंड और कमजोरी से उसके कांपते हाथों ने गांठों को खोलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया। नर्स और सहायक तुरंत स्ट्रेचर लेकर दौड़े। उन्होंने विक्रम के ढीले शरीर को उठाया और उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। जैसे ही उसकी पीठ से वजन हटा, प्रिया ठंडी टाइल वाली जमीन पर गिर पड़ी। वो हाँफ रही थी। उसकी छाती में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे वो फट जाएगी। बारिश का पानी उसके बालों से नीचे बह रहा था, जिससे उसकी नजर धुंधली हो गई थी। आपातकालीन कक्ष का दरवाजा बंद हो गया। उस अजनबी आदमी को मशीनों और सफेद कोट वाली दुनिया में निगल गया। प्रिया को बाहर छोड़ दिया गया, अकेली और खोई हुई। अब उसे अपने हाथ में कांच से लगे घाव का तेज दर्द महसूस हुआ। खून अभी भी बह रहा था। साफ चमकदार फर्श पर बूंद बूंद टपक रहा था, जिससे लाल धब्बे बन रहे थे, जो अस्पताल के सफेद जीवाणु रहित वातावरण के बिल्कुल विपरीत थे। आसपास के मरीजों के रिश्तेदारों की नजरें उस पर टिकी थीं। एक डिलीवरी गर्ल, गंदी कीचड़ से सने पैंट, बारिश और पसीने की बदबू। उन नजरों में घृणा, जिज्ञासा और यहां तक कि डर भी साफ झलक रहा था, जिससे प्रिया अनजाने में सिकुड़ गई, अपने फटे खून बहते हाथों और गीले कपड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। आपातकालीन कक्ष के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। डॉक्टर मरीज के शरीर पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उपकरण लगाने के लिए उसके महंगे सूट को जल्दी से काट रहे थे। जब हेड नर्स ने भर्ती प्रक्रिया के लिए विक्रम की भीतरी जेब में पहचान पत्र ढूंढा, तो उसके हाथ अचानक रुक गए। मगरमच्छ की खाल का मुलायम बटुआ विलासिता का एहसास करा रहा था, लेकिन जिस चीज ने नर्स की आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर दी, वो था आधार कार्ड और एक शक्तिशाली काले रंग का वीआईपी सदस्यता कार्ड। विक्रम सिंह राठौर का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था। नर्स ने अपना सिर उठाया, मरीज के पीले चेहरे को देखा और फिर घबराहट में लड़खड़ाती आवाज में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की ओर मुड़ी। डॉक्टर, ये मरीज राठौर ग्रुप के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह राठौर हैं। वो नाम एक शक्तिशाली मंत्र की तरह था, जिसने तुरंत कमरे के अंदर की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। तात्कालिकता को एक नए स्तर पर ले जाया गया, जो अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित था। विभाग के प्रमुख को रात के ड्यूटी की नींद से जगाया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की एक टीम को तत्काल बुलाया गया। विक्रम को जल्दी से उच्च वर्ग के लिए आरक्षित गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां सबसे आधुनिक मशीनरी और सबसे समर्पित देखभाल हमेशा उपलब्ध रहती थी, बशर्ते कि वहां लेटा हुआ व्यक्ति पर्याप्त शक्तिशाली और अमीर हो। बाहर गलियारे में प्रिया अभी भी ठंडी धातु की बेंच पर सिकुड़ी बैठी थी। उसे अंदर हुए भूकंप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बस ये सुनिश्चित करने के लिए इंतजार कर रही थी कि वो आदमी जिंदा है, और फिर चुपचाप चली जाएगी। थोड़ी देर बाद वही नर्स बाहर आई। उसका रवैया बिल्कुल अलग था।
अब उसमें सामान्य उदासीनता नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक जांच पड़ताल वाली नजर थी, जिसमें थोड़ी छिपी हुई अवमानना भी थी। तुम ही मरीज को लेकर आई हो, यहीं इंतजार करो। पुलिस स्टेशन से लोग बयान लेने आ रहे हैं और मरीज के घर वाले भी रास्ते में हैं। 30 मिनट से भी कम समय में अस्पताल की शांति, ऊंची एड़ी के जूतों की फर्श पर खटखट की आवाज और चीख पुकार से भंग हो गई। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, शानदार ढंग से सजी धजी, एक महंगी रेशम की पोशाक पहने, लेकिन भारी मेकअप वाले चेहरे पर एक तेज ठंडी अभिव्यक्ति के साथ दौड़ती हुई आई। वो मालिनी थी, विक्रम की दूसरी पत्नी। उसके ठीक पीछे एक नौजवान था, जिसके बालों में जल लगा हुआ था, एक ब्रांडेड शर्ट पहने हुआ था, जिसका सीना खुला हुआ था, और उसके चेहरे पर नींद की खुमारी के साथ साथ अहंकार भी था। वो था रोहन, मालिनी का अपना बेटा। वे प्रिया के पास से ऐसे गुजरे जैसे वो हवा हो और सीधे नर्स के काउंटर पर पहुंचे। मेरे पति कहाँ हैं? विक्रम कहाँ है? क्या वो ठीक है? मालिनी चिल्लाई। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उसकी आंखें लगातार घूम रही थीं, जैसे वो कुछ हिसाब लगा रही हो। नर्स द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि विक्रम खतरे से बाहर है और विशेष निगरानी में है, मालिनी ने राहत की सांस ली। लेकिन ये एक पत्नी के अपने पति के लिए चिंता वाली राहत नहीं थी, बल्कि ये उस व्यक्ति की राहत की तरह थी जिसे अभी अभी पता चला हो कि उसने अपना चलता फिरता एटीएम नहीं खोया है। तुरंत रोहन ने जो पहला सवाल पूछा, वो अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में नहीं था, तो मेरे पिता का सामान कहाँ है? घड़ी, बटुआ, फोन और वो मेबैक कार कहाँ है? नर्स ने हिचकिचाते हुए गलियारे के कोने की ओर इशारा किया, जहां प्रिया दुबकी बैठी थी। जी, वो लड़की अध्यक्ष को अस्पताल लेकर आई थी। कार की चाबियां और निजी सामान शायद उसी के पास होगा। मालिनी और उसके बेटे की नजरें तुरंत प्रिया पर टिक गईं। जैसे तेज चाकू हों। उन्होंने उसे सिर से पांव तक देखा, उसके पैंट पर लगे कीचड़ के हर धब्बे को, उसके हाथ में पकड़े रेनकोट के हर फटे हिस्से को जांचा। अवमानना उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी, बिना किसी छिपाव के। रोहन गुस्से में आगे बढ़ा। उसकी बड़ी छाया उस छोटी लड़की पर पड़ रही थी। वो चिल्लाया, उसकी आवाज अहंकार से भरी थी। तुम कौन हो? मेरे पिता तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के साथ क्या कर रहे थे? क्या तुमने पैसे ऐंठने के लिए ये सब नाटक किया है? प्रिया चौंक कर खड़ी हो गई। इस अचानक और अनुचित हमले के सामने शांत रहने की कोशिश कर रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में दृढ़ता से जवाब दिया, मैं एक डिलीवरी ड्राइवर हूं। मैंने उन्हें सड़क पर कार में बेहोश देखा, इसलिए मैंने शीशा तोड़कर उन्हें बचाया। शीशा तोड़ा? रोहन ने आंखें तरेर कर उसकी बात काटी। तुझे पता है वो कार का शीशा कितने का आता है? हाँ, तूने शीशा बचाने के लिए तोड़ा या चोरी करने के लिए? मेरे पिता की रोलेक्स घड़ी कहाँ है? जल्दी बता। प्रिया स्तब्ध थी। उसने अभी अभी अपनी जान जोखिम में डालकर एक जान बचाई थी। दर्द और ठंड सही थी, और अब उसे इस तरह के झूठे आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। उसका गला कड़वाहट से भर गया, गुस्सा उसकी आंखों तक आ गया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए, मैंने उनकी जान बचाई है, कुछ भी नहीं लिया है। अगर मुझे कुछ लेना होता तो मैं सामान लेकर उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देती। इतनी मेहनत करके यहां क्यों लाती? कौन जानता है तुम जैसे लोगों का दिल। मालिनी भी अब आगे आ गई, अपनी बाहें मोड़कर। उसकी आवाज में जहर था। जब कोई अमीर आदमी मुसीबत में होता है तो तुम लोग मदद करने का नाटक करते हो ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। ये तरीका पुराना हो गया है। या फिर तुम उसकी रखैल हो और उसकी बीमारी का फायदा उठाकर संपत्ति हड़पना चाहती हो। ये अपमानजनक टिप्पणी प्रिया के आत्मसम्मान पर एक तमाचे की तरह थी। वो स्तब्ध थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दुनिया में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जो इतने ऊंचे पद पर हों लेकिन उनका दिल इतना छोटा और काला हो? वे हर किसी को पैसे और साजिश के विकृत चश्मे से देखते थे। तभी 2 पुलिस अधिकारी मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अंदर आए। वर्दी देखकर मालिनी ने पलक झपकते ही अपना रवैया बदल लिया। उसका चेहरा उतर गया। उसने एक बनावटी दुख का भाव बनाया और उसकी आवाज इतनी नरम और पवित्र हो गई कि घिन आने लगी। सर, मेरा परिवार बहुत परेशान है। मेरे पति बच गए, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इस लड़की ने आखिरकार उन्हें यहाँ पहुँचाया है। कार के शीशे के टूटने या कुछ खो जाने की बात है। तो हमारा परिवार इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता। गरीब लोग कभी कभी मजबूरी में गलत काम कर बैठते हैं। हम उस पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगाएंगे। उसने ये शब्द ऐसे कहे जैसे वो कोई बड़ा एहसान कर रही हो,
लेकिन असल में वो पुलिस को ये बता रही थी कि प्रिया दोषी थी और उसका परिवार बहुत उदार और दयालु था। पुलिस ने कुछ पंक्तियां लिखीं, प्रिया को सहानुभूति से देखा और सिर हिला दिया। जाहिर है एक कॉरपोरेट अध्यक्ष की पत्नी के शब्दों का वजन एक मामूली डिलीवरी गर्ल की सफाई से 1000 गुना ज्यादा था। प्रिया ने अपना मुंह खोलना चाहा, चिल्लाना चाहा कि वो निर्दोष है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये व्यर्थ है। इस जगह पर न्याय भी चेहरा देखकर काम करता था। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए और आंसुओं को वापस अंदर निगल लिया। मालिनी ने प्रिया को देखा और फिर धीरे धीरे अपना महंगा चैनल पर्स खोला। उसने एक 500 रुपए का नीला नोट निकाला, उसे हाथ में थोड़ा मसला और फिर उसे प्रिया के पैरों के पास जमीन पर फेंक दिया। नोट लोगों के जूतों से आए गंदे पानी के एक पोखर में गिर गया, अकेला और अपमानित। ये ले, उसे यहां लाने का किराया, पेट्रोल का पैसा, दवा का खर्च, जो भी है ले और मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। इस परिवार से चिपक कर कुछ हासिल करने की कोशिश मत करना। याद रखना, आज तुम भाग्यशाली हो कि मैंने तुम्हें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अपराध के लिए माफ कर दिया। रोहन बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरें प्रिया को एक गंदे जानवर की तरह देख रही थीं। पूरा गलियारा खामोश था। सबकी नजरें उस नोट और उस छोटी लड़की पर थीं। प्रिया ने 500 रुपए के नोट को देखा, जो उसकी 3 दिन की मेहनत की कमाई के बराबर था। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। घर का किराया देना था, बाइक टूटी हुई थी और वो खुद बीमार थी। लेकिन उसका सम्मान इतना सस्ता नहीं था। वो गरीबी में पैदा हुई थी, फुटपाथ पर पली बढ़ी थी, लेकिन उसकी मां ने उसे कभी भी इस तरह की अवमानना से भरे भीख के पैसे उठाने के लिए सिर झुकाना नहीं सिखाया था। प्रिया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक आग थी और उसने सीधे मालिनी की आंखों में देखा। उस गहरी नजर ने मालिनी को एक पल के लिए असहज कर दिया और वो आधा कदम पीछे हट गई। आपको लगता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? प्रिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द साफ था। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और इससे अपने और अपने बेटे के लिए कुछ शिष्टाचार खरीद लीजिए। आपके पति की जान, उनके पिता की जान मेरे लिए अनमोल है। लेकिन आप लोगों के लिए शायद इसकी कीमत बस कुछ सिक्के और ये शक ही है। ये कहकर प्रिया दृढ़ता से मुड़ी और चली गई। वो उस पोखर के ऊपर से गुजरी, उस अकेले पड़े नोट के ऊपर से और उन सभी जांचती नजरों के ऊपर से। उसकी पतली लड़खड़ाती पीठ सीधी थी। उसने अपने पीछे उन लोगों के लिए एक शर्मनाक खामोशी छोड़ दी, जिन्होंने अभी अभी पैसे से दयालुता को कुचलने की कोशिश की थी। अस्पताल से निकलकर प्रिया पार्किंग स्थल के एक कोने में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ी। बारिश रुक गई थी, लेकिन उसके दिल की ठंडक पहले से कहीं ज्यादा थी। उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। खराब सड़क पर ज्यादा वजन ढोने के कारण पिछला शॉक एब्जॉर्बर टूट गया था। किक स्टार्टर जाम हो गया था। प्रिया बेबसी में अपने एकमात्र दोस्त के बगल में बैठ गई। अब आंसू बह निकले। गरम और गालों पर लुढ़कते हुए वो अपनी मेहनत बर्बाद होने पर नहीं रो रही थी, बल्कि लोगों के दिलों की बेरहमी पर रो रही थी। अच्छे लोगों को हमेशा क्यों भुगतना पड़ता है? प्रिया को लगभग 5 किलोमीटर तक अपनी बाइक धकेलकर नदी किनारे की अपनी झुग्गी बस्ती तक पहुंचना पड़ा, जब तक सुबह हो चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचते ही वो बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका शरीर कोयले की भट्टी की तरह तप रहा था। तेज बुखार आ गया, जिसके साथ टूटे शीशे और मालिनी और उसके बेटे की घृणित नजरों के बारे में बेहोशी के दौरे भी आए। अगले 2 दिनों तक प्रिया बिस्तर पर पड़ी रही, उठने में असमर्थ। उसका सीलन भरा जर्जर कमरा और भी उदास लग रहा था। कोई उससे मिलने नहीं आया। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर गई, सिवाय एक व्यक्ति के। दरवाजे पर खटखट की आवाज आई, जिसके साथ एक जानी पहचानी कर्कश आवाज थी। प्रिया बेटी, घर पर है क्या? 2 दिन से तुझे काम पर जाते नहीं देखा। मैं तेरे लिए दलिया लाया हूं, दरवाजा खोल। वो शंकर चाचा थे जो बगल के जर्जर कमरे में रहते थे। शंकर चाचा लगभग 60 साल के थे। उनका बायां पैर खराब था और वो लंगड़ा कर चलते थे। वो भी प्रिया की तरह डिलीवरी का काम करते थे। सुना था कि वो कभी एक बेहतरीन जासूस हुआ करते थे, लेकिन एक मामले के बाद उन पर हमला हुआ। वो घायल हो गए और सेवानिवृत्त हो गए।
उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए और वो इस गरीब बस्ती में अकेले रहने लगे। वो प्रिया को अपनी बेटी की तरह मानते थे क्योंकि उन्हें उसमें अपने पुराने दिनों की कठोरता और अकेलापन दिखाई देता था। प्रिया ने अपने थके हुए शरीर को घसीटकर दरवाजा खोला। उसकी पीली फटे होठों वाली हालत देखकर शंकर चाचा घबरा गए और उसे बिस्तर पर ले जाने में मदद की। उन्होंने उसके माथे को छुआ और अपनी जीभ चटकाई। अरे बाप रे, ये तो कोयले की तरह जल रहा है। तूने ऐसा क्या किया कि तेरी ये हालत हो गई? प्रिया को चम्मच से दलिया खिलाते हुए शंकर चाचा ने सिसकियों के बीच उसकी बारिश वाली रात की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद उस अनुभवी आदमी ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें खिड़की के बाहर दूर तक देख रही थीं। जहां काली नदी धीरे धीरे बह रही थी। जिंदगी ऐसी है बेटी। उनकी आवाज़ गहरी और उदास थी, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की कड़वाहट थी जिसने जीवन के सभी स्वाद चखे थे। अमीर और गरीब एक ही शहर में रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, लेकिन असल में वे दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। उनकी दुनिया पैसे और शक से बनी है। वे किसी पर विश्वास नहीं करते जो बिना किसी मकसद के उनके लिए कुछ करे। तूने उसे बचाया। ये तूने अपनी अंतरात्मा के अनुसार सही किया। उन्होंने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, ये उनके काले दिल के कारण है। इसे दिल पर मत ले और किसी इनाम की उम्मीद भी मत कर। हम गरीब हैं, लेकिन हम बिना किसी शर्म के जीते हैं। यही काफी है बेटी। शंकर चाचा के सांत्वना भरे शब्दों ने प्रिया के खून बहते घावों को कुछ हद तक शांत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने उसके अंदर एक मजबूत रक्षात्मक दीवार भी खड़ी कर दी। उसने खुद से वादा किया कि वो उन अमीर लोगों से फिर कभी कोई वास्ता नहीं रखेगी। दयालुता की कीमत बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि उसकी जैसी गरीब लड़की उसे दूसरी बार चुकाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जबकि प्रिया अपनी झुग्गी बस्ती में बीमारी और गुस्से से जूझ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल के शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट में श्री विक्रम सिंह राठौर होश में आ गए थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी पहली नज़र अपनी पत्नी और बेटे पर नहीं, बल्कि एक नीले रेनकोट में एक छोटी सी आकृति की तलाश में थी। प्रथम श्रेणी का अस्पताल का कमरा विशाल था और चमेली के तेल की हल्की खुशबू से भरा हुआ था, लेकिन विक्रम के लिए ये डरावना रूप से ठंडा था। बिस्तर के बगल में मालिनी सेब छील रही थी। उसका चेहरा सावधानी से फिर से मेकअप किया गया था, जिसमें शुरुआती घबराहट का कोई निशान नहीं था। अपने पति को हिलते हुए देखकर उसने जल्दी से चाकू नीचे रखा, उसका हाथ पकड़ा और एक बनावटी मीठी आवाज में कहा, आप जाग गए? मैं और बेटा तो डर ही गए थे। शुक्र है कल मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ और मैंने रोहन और ड्राइवर को आपको सड़क पर खोजने के लिए भेजा, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, अपनी सूखी आंखों को ऐसे पोंछते हुए जैसे वो बहुत भावुक हो। रोहन, जो पास में खड़ा था, ने भी साथ दिया, अपनी छाती पीटते हुए। हाँ पापा, माँ और मैं आपको खोजने के लिए बारिश में निकले थे। शुक्र है कि हम आपको समय पर अस्पताल ले आए। विक्रम चुपचाप लेटे रहे। एक ऐसे व्यक्ति की गहरी आंखें जिसने आधी जिंदगी व्यापार की दुनिया में बिताई थी, थोड़ी सिकुड़ गईं। पिछली रात की उनकी यादें धुंधली थीं, लेकिन गायब नहीं हुई थीं। उन्हें मौत के करीब होने का सुन करने वाला एहसास याद था, बंद कार में अकेलेपन का एहसास, और विशेष रूप से एक युवा लड़की का बारिश से भीगा चेहरा जो शीशे के करीब झुका हुआ था। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि किसी ने उन्हें अपनी पीठ पर उठाया था, एक पतली लेकिन गर्म पीठ, और उनके कानों में एक मोटरसाइकिल के इंजन की तेज आवाज, ना कि एक बचाव कार की आरामदायक चमड़े की सीटों की। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। उनकी आवाज कर्कश लेकिन अधिकारपूर्ण थी। संजय कहाँ है? संजय को यहां बुलाओ। संजय, उनका सबसे सक्षम और वफादार सहायक, जो अब तक कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ा था, तुरंत आगे बढ़ा और सिर झुकाया। मालिनी ने संजय को एक तीखी नजर से देखा और फिर अनिच्छा से खड़ी हो गई। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ पौष्टिक दलिया लाने जाती हूं। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, पूर्ण शांति छा गई। विक्रम ने सीधे अपने सहायक की आंखों में देखा और एक संक्षिप्त आदेश दिया, मेबैक कहाँ है? कार के डैशकैम का मेमोरी कार्ड और 360 डिग्री कैमरे का डेटा यहां लाओ, तुरंत। संजय थोड़ा हिचकिचाया। सर, कार को रखरखाव के लिए गैरेज में ले जाया गया है। ड्राइवर की सीट का शीशा पूरी तरह से टूट गया है। मुझे पता है,
विक्रम ने उसकी बात काटी। बस जैसा कहा है वैसा करो। 1 घंटे बाद विक्रम के सामने एक टैबलेट रखा गया। उस लग्जरी कार पर लगी आधुनिक 360 डिग्री कैमरा तकनीक में कार बंद होने पर भी चारों ओर की पूरी फुटेज रिकॉर्ड करने की क्षमता थी, बशर्ते अलार्म सिस्टम सक्रिय हो। और स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसने उस बूढ़े अरबपति के दिल को जकड़ लिया, जो पिछली रात के दिल के दौरे से भी ज्यादा दर्दनाक था। तेज स्क्रीन पर उन्होंने एक छोटी लड़की को सस्ते डिलीवरी रेनकोट में देखा, जो बेरहम ट्रकों से मदद की गुहार लगा रही थी। उन्होंने देखा कि वो पत्थर से कार का शीशा तोड़ रही थी, जब तक कि उसके हाथ से खून नहीं बहने लगा, और फिर बड़ी मुश्किल से उनके बड़े शरीर को बाहर खींच रही थी। उन्होंने देखा कि उसने अपना एकमात्र रेनकोट उन्हें ढकने के लिए उतार दिया और खुद मूसलाधार बारिश में भीगती रही। और सबसे दर्दनाक, उन्होंने देखा कि उसने उन्हें एक मालवाहक रस्सी से अपनी पीठ पर बांध लिया। रात के अंधेरे में उन्हें ले जाती हुई पुरानी मोटरसाइकिल की छवि दुखद और हृदय विदारक दोनों थी। उन्होंने फुटेज को अस्पताल के गेट तक तेजी से आगे बढ़ाया। अस्पताल के सुरक्षा कैमरे, जिन्हें संजय ने चतुराई से प्राप्त कर लिया था, ने उनकी पत्नी और बेटे के आने का दृश्य दिखाया। बचाने वाले के लिए एक भी शब्द नहीं, केवल तिरस्कार और उपेक्षा। उन्होंने रोहन को चिल्लाते हुए देखा, मालिनी को जमीन पर पैसे फेंकते हुए देखा और उस लड़की को पीठ फेर कर जाते हुए देखा। उसका रूप बेहद अकेला और आहत था। विक्रम चिल्लाए, मेज पर रखी दवा की ट्रे को जमीन पर फेंक दिया। टूटने की आवाज ने बाहर ड्यूटी पर मौजूद नर्स को चौंका दिया, लेकिन वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली। हाँफते हुए उनकी झुर्रीदार आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राठौर साम्राज्य बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाए। किस लिए, जब उनके सबसे करीबी लोग ही गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो उस लड़की के एक जीवन के ऋणी थे, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे ने उस उपकार का बदला अपमान से चुकाया। अगर ये उपकार का कर्ज नहीं चुकाया गया तो वो शांति से नहीं मर पाएंगे। उसे मेरे लिए ढूंढो। विक्रम ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में आदेश दिया। कैमरे में दिख रही मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट का उपयोग करके पता लगाओ कि वो कहां है। राठौर ग्रुप की शक्ति और नेटवर्क के साथ एक पुरानी मोटरसाइकिल का पता लगाना मुश्किल नहीं था। केवल आधे दिन में संजय के पास पता था, एक गरीब झुग्गी बस्ती जो एक नहर के किनारे एक घुमावदार गली में गहरी स्थित थी। विक्रम ने जल्दी छुट्टी पर जोर दिया। डॉक्टरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और उन्हें घर पर इलाज जारी रखने की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन अपनी हवेली में आराम करने के बजाय उन्होंने ड्राइवर को सीधे उस पते पर ले जाने का आदेश दिया। वो व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना और धन्यवाद देना चाहते थे। उन्होंने बस सोचा कि एक चेक, एक सच्ची माफी और एक बेहतर नौकरी की पेशकश एक उचित इनाम होगा। लेकिन वो गलत थे। वो अमीरों के समस्या समाधान के तरीके के आदी थे। चमकदार लंबी रोल्स रॉयस फैंटम ने मुश्किल से उस छोटी सी गली में प्रवेश किया, जिससे आसपास के लोगों को अपनी साइकिलों को दीवार से सटाना पड़ा। उनकी आंखें उस कार को ऐसे देख रही थीं जैसे वो किसी दूसरे ग्रह का कोई राक्षस हो। जब कार जर्जर झुग्गी के गेट के सामने रुकी तो संजय कार से बाहर निकला और एक दरवाजे पर दस्तक दी। लकड़ी का सड़ा हुआ दरवाजा थोड़ा सा खुला। प्रिया बीमारी के बाद थके हुए चेहरे के साथ दिखाई दी। जैसे ही उसने लग्जरी कार और संजय के पीछे खड़े शानदार सूट पहने आदमी को देखा, उसकी आंखों में सतर्कता और गुस्से की एक चिंगारी चमक उठी। अस्पताल में हुए अपमान की यादें वापस आ गईं। उसने तुरंत सोचा कि वे परेशानी पैदा करने या टूटी हुई कार के बारे में उस पर और आरोप लगाने आए हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिया ने कठोरता से कहा, दरवाजे को कसकर पकड़कर उसे बंद करने के लिए तैयार। मैंने कहा था कि मैंने कुछ नहीं लिया। अमीर होने का फायदा उठाकर गरीबों को मत सताओ। विक्रम आगे बढ़े, एक सौम्य मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए। बेटी, गलत मत समझो। मैं वही आदमी हूं जिसे तुमने उस रात बचाया था। मैं यहां, मुझे जरूरत नहीं है। प्रिया ने तीखे स्वर में उसकी बात काटी। आप जिंदा हैं, ये आपकी किस्मत है। मुझे पैसे नहीं चाहिए और मुझे आपका धन्यवाद भी नहीं चाहिए। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। धड़ाम। दरवाजा अध्यक्ष के मुंह पर बंद हो गया। विक्रम स्तब्ध खड़े थे। अपनी जिंदगी में पहली बार उन्हें इतनी बेरहमी से अस्वीकार किया गया था। संजय ने फिर से दरवाजा खटखटाना चाहा, लेकिन विक्रम ने उसे हाथ से रोक दिया। वो समझ गए।
उस लड़की की आहत और कांटेदार आंखों ने सब कुछ कह दिया था। एक अरबपति के रूप में उनका आगमन जो एहसान बांट रहा था, न केवल उसके आत्मसम्मान के दर्द को और कुरेद दिया था। इस समय पैसा और चकाचौंध एक पुल नहीं बल्कि एक दीवार थी। विक्रम चुपचाप अपनी कार में वापस चले गए। ड्राइवर को मुड़ने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक व्यापारी थे और एक अच्छा व्यापारी जानता है कि बाधा आने पर रणनीति कैसे बदलनी है। 2 दिन बाद एक तेज धूप वाली दोपहर में नदी के किनारे की झुग्गी के निवासी ये देखकर हैरान रह गए कि एक अधेड़ उम्र का आदमी एक घिसी हुई शर्ट, पुरानी खाकी पैंट और घिसी हुई सैंडल पहने एक पुरानी होंडा कप मोटरसाइकिल पर धीरे धीरे गली में आ रहा है। उसने अपनी बाइक प्रिया के किराए के कमरे के सामने रोकी। बाइक के हैंडल पर फलों का एक छोटा थैला और एक बिल्कुल नया रेनकोट लटका हुआ था। वो विक्रम थे। उन्होंने कंपनी के एक बूढ़े सुरक्षा गार्ड से कपड़े और एक डिलीवरी बॉय से पुरानी मोटरसाइकिल उधार ली थी ताकि अपने बचाने वाले से संपर्क साध सके। प्रिया अभी अभी डिलीवरी करके लौटी थी और मैगी बना रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो बाहर आई और स्तब्ध रह गई। उस दिन का शक्तिशाली आदमी गायब था। उसके सामने अब एक साधारण चाचा थे जिनका चेहरा दयालु था और मुंबई की गर्मी से पसीने से लथपथ था। नमस्ते बेटी, विक्रम मुस्कुराए। एक ऐसी मुस्कान जिसमें अब किसी बड़े आदमी का घमंड नहीं था। मैं उस रात का रेनकोट वापस करने आया हूं जो तुमने मुझे उड़ाया था। वो शायद खून से गंदा हो गया होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक नया खरीदा है। विक्रम के अप्रत्याशित रूप से ईमानदार रवैये और साधारण वेशभूषा ने प्रिया को पिछली बार की तरह दरवाजा बंद करने से रोक दिया। उसके अंदर की सतर्कता आधी हो गई। उसने हिचकिचाते हुए रेनकोट लिया। धन्यवाद। चाचा, अंदर आकर थोड़ी देर बैठ जाइए, बाहर बहुत धूप है। विक्रम बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से बाइक का स्टैंड लगाया और लगभग 15 वर्ग मीटर के किराए के कमरे में प्रवेश किया। कमरा तंग और टिन की छत के कारण गर्म था। सामान साधारण था, बस एक बिस्तर, एक कपड़े की अलमारी और एक मिनी गैस स्टोव। लेकिन सब कुछ बड़े करीने से व्यवस्थित और साफ था। दीवार पर स्कूल के दिनों के कुछ पीले पड़ चुके प्रशंसा पत्र टंगे थे। वो बिस्तर के किनारे बैठ गए और स्टोव पर उबलती मैगी को देखा। मैगी के खट्टे मसालेदार स्वाद की गंध उनकी नाक में आई। एक ऐसी गंध जो उन्हें उनके संघर्ष के शुरुआती दिनों की याद दिलाती थी, जिसे वो बहुत पहले भूल चुके थे। तुम दोपहर का खाना खा रही हो? उन्होंने स्वाभाविक स्वर में पूछा। हाँ, मैं बस कुछ खा रही हूं ताकि दोपहर में और डिलीवरी कर सकूं। चाचा, आप खाएंगे? मैं एक और पैकेट बना दूंगी। प्रिया ने शिष्टाचारवश पूछा, ये सोचकर कि वो मना कर देंगे। हाँ, कृपया मेरे लिए कटोरी बना दो। मैं सुबह से घूम रहा हूं और बहुत भूखा हूं। उनके जवाब ने प्रिया को हैरान कर दिया। एक अरबपति इस झुग्गी में मैगी खाना चाहता है, लेकिन उनके गंभीर चेहरे को देखकर उसने चुपचाप एक और मैगी का पैकेट निकाला और एक अंडा फोड़ दिया। और इस तरह उस छोटे से किराए के कमरे में दुनिया का सबसे अजीब दोपहर का भोजन हुआ। एक रियल एस्टेट टाइकून और एक गरीब डिलीवरी गर्ल जमीन पर बिछी चटाई पर आमने सामने बैठकर मैगी खा रहे थे। बहुत स्वादिष्ट है, विक्रम ने ईमानदारी से प्रशंसा की। बहुत समय हो गया था जब उन्होंने बिना किसी सावधानी के, बिना झूठी चापलूसी सुने या अपनी पत्नी और बेटे के ठंडे चेहरों को देखे बिना भोजन किया था। सस्ते मसाले के पैकेट का नमकीन स्वाद बेहतरीन व्यंजनों से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से हो? विक्रम खाते खाते ऐसे बात कर रहे थे जैसे दो चाचा भतीजी बहुत दिनों बाद मिले हों। मेरा नाम प्रिया है। मेरा कोई गांव नहीं है। मैं यहीं पैदा हुई थी, लेकिन मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो गया है। प्रिया की आवाज धीमी हो गई। मेरी माँ जल्दी ही गुजर गई। मैं अपनी नानी के साथ रहती थी और फिर वो भी चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हूं। विक्रम ने अपनी चॉपस्टिक रोक दी और उस युवा लड़की की आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में उदासी का एक स्पर्श था, लेकिन वे दृढ़ थीं, ठीक उनकी दिवंगत पत्नी की आंखों की तरह। उनके दिल में एक अजीब सा अपनापन जागा। उनकी भी एक बेटी थी। अगर वो जिंदा होती और खोई ना होती तो वो अब शायद इसी उम्र की होती। मेरी भी एक बेटी है, विक्रम ने उदासी से साझा किया। उनकी आवाज गहरी हो गई। उन्होंने अपने सामान्य मजबूत मुखौटे को पूरी तरह से उतार दिया।
लेकिन मैंने उसे खो दिया जब वो बहुत छोटी थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आती है। उस अधेड़ उम्र के आदमी की अप्रत्याशित कमजोरी ने प्रिया के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि उनकी चकाचौंध के पीछे एक घायल आत्मा भी थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई अनजाने में प्रियजनों को खोने के दर्द से मिट गई थी। अब वो उन्हें एक घृणित तरफ पति के रूप में नहीं, बल्कि एक अकेले बूढ़े पिता के रूप में देख रही थी जो स्नेह के लिए तरस रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस दिन आपसे कठोरता से बात की, प्रिया ने धीरे से कहा। नहीं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। उस दिन मेरे परिवार के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता हूं। मैं अपनी पत्नी और बेटे को नहीं सिखा सका। उन्होंने मेरे बचाने वाले का अपमान किया। मुझे बहुत शर्म आ रही है। विक्रम ने अपनी खाली कटोरी नीचे रखी और उम्मीद भरी आंखों से प्रिया को देखा। वो जानते थे कि ये सही समय है। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें ठीक से धन्यवाद देने का एक मौका चाहता हूं, एक बचाए गए व्यक्ति के रूप में। ना कि एक अध्यक्ष के रूप में। क्या तुम इस रविवार को थोड़ा समय निकालकर मेरे घर दोपहर के भोजन के लिए आ सकती हो? बस एक पारिवारिक भोजन है। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सबसे मिलवाना चाहता हूं, ताकि मेरी पत्नी और बेटा तुमसे ठीक से माफी मांग सके। प्रिया हिचकिचाई। वो अभी भी उस ठंडी हवेली से डरती थी, मालिनी की तीखी नजरों से डरती थी। लेकिन जब उसने विक्रम की विनती भरी अकेली आंखों में देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने उनकी ईमानदारी को महसूस किया। वो यहां तक आकर उसके साथ मैगी खाने के लिए नीचे झुके थे, बस एक भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए। अगर वो फिर से मना कर देती तो ये बहुत ज्यादा होता, और उसके दिल की गहराई में वो भी एक बार वहां सिर उठाकर जाना चाहती थी, उस माफी को स्वीकार करने के लिए जिसकी वो हकदार थे, ये साबित करने के लिए कि उसके सम्मान को रौंदा नहीं जा सकता। ठीक है, प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आऊंगी, लेकिन सिर्फ खाने के लिए चाचा। विक्रम बहुत खुश हुए। उनके थके हुए चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी। हाँ, सिर्फ खाने के लिए। मैं वादा करता हूं कि कोई तुम्हें असहज नहीं करेगा। विक्रम चले गए। उनका दिन हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्हें ये पता नहीं था कि वो भाग्यशाली दोपहर के भोजन का निमंत्रण सिर्फ एक धन्यवाद नहीं था, बल्कि ये उन सबसे काले रहस्यों का दरवाजा खोलने वाला था जो पिछले 26 सालों से उनके परिवार में दबे हुए थे। और प्रिया के लिए उसे भी ये अंदाजा नहीं था कि सिर्फ खाने वाला वो भोजन उसकी जिंदगी को एक उबाऊ सीधी रेखा से एक भयंकर तूफान में बदल देगा। रविवार जल्दी आ गया। प्रिया शीशे के सामने खड़ी होकर अपने सबसे अच्छे कपड़े चुन रही थी, एक साफ सुथरी सफेद शर्ट और काली पैंट, जो वो आमतौर पर नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहनती थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी हाल ही में ठीक हुई मोटरसाइकिल को बाहर निकाला और सीधे मुंबई के नदी किनारे के आलीशान विला क्षेत्र की ओर चल पड़ी, जहां सच्चाई चुपचाप उसके आने और उसे जगाने का इंतजार कर रही थी। राठौर हवेली का विशाल लोहे का गेट धीरे धीरे खुला, जैसे कोई विशाल राक्षस उस छोटी लड़की को निगल रहा हो। प्रिया ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को सफेद बजरी वाले रास्ते पर चलाया जो मुख्य द्वार की ओर जाता था। दोनों तरफ देवदार के पेड़ों को करीने से काटा गया था, जो गंभीर गाड़ों की तरह सीधे खड़े थे। पहली ही नजर में वो अभिभूत हो गई। यहाँ का माहौल भयावह रूप से शांत था, जो उसकी झुग्गी बस्ती के शोर शराबे और धूल धक्कड़ से बिल्कुल अलग था। उसकी मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज बेतुकी लग रही थी, जो उच्च वर्ग के स्थान की गंभीर शांति को भंग कर रही थी। विक्रम पहले से ही सीढ़ियों पर इंतजार कर रहे थे। आज उन्होंने गार्ड से उधार लिए हुए पुराने कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि अध्यक्ष का अधिकारपूर्ण सूट पहना था। हालांकि प्रिया को देखकर उनके होठों पर मुस्कान वैसी ही गर्म और मिलनसार थी जैसी मैगी खाते समय थी। वो नीचे आए, गार्ड को प्रिया की बाइक पार्क करने का इशारा किया और फिर उसे प्यार से घर के अंदर ले गए। अंदर आओ बेटी, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। विक्रम के शब्द भले ही नर्म थे, लेकिन इसे अपना ही घर समझो प्रिया के लिए एक असंभव काम था। जैसे ही वो नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे से गुजरी, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा, जिससे वो कांप गई। मुख्य हॉल विशाल था, जिसमें क्रिस्टल का एक झूमर विशाल चमकीले आंसुओं की तरह लटका हुआ था।
इस घर की हर चीज से पैसे की गंध आ रही थी, एक ऐसी गंध जो सुगंधित और दूर दोनों थी। लिविंग रूम में मालिनी और रोहन आयातित चमड़े के सोफे पर बैठे थे। विक्रम ने अपने पितृसत्तात्मक अधिकार का उपयोग करके उन्हें बचाने वाले का स्वागत करने के लिए उपस्थित रहने के लिए मजबूर किया था। मालिनी ने एक वाइन रंग की मखमली पोशाक पहनी थी, उसके गले में एक चमकदार मोती का हार था और उसके हाथ में वाइन का ग्लास था जिसे वो धीरे धीरे घुमा रही थी। प्रिया को अंदर आते देखकर उसने उठने की जहमत नहीं की। बस अपने गिलास के किनारे से एक नजर डाली। उसकी तीखी नजर प्रिया के सबसे अच्छे कपड़ों पर पड़ी और फिर उसने अपने होठों को थोड़ा सिकोड़कर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। नमस्ते, मालिनी ने बिना किसी भावना के एक ठंडा औपचारिक अभिवादन किया। काफी समय पर हो। गरीब लोग अक्सर ट्रैफिक में फंसने के कारण देर से आते हैं। तुम एक अपवाद हो। रोहन जो बगल में बैठा था अपने पैरों को क्रॉस करके अपनी जांघ हिला रहा था। उसकी आंखें फोन की स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। उसने अभिवादन के बजाय बस नाक से एक आवाज निकाली। दुश्मनी एक अदृश्य दीवार की तरह साफ महसूस हो रही थी, जो मेजबान और मेहमान को अलग कर रही थी। प्रिया ने अपने हैंडबैग का पट्टा कसकर पकड़ लिया, अपने अंदर उठ रहे आत्मसम्मान को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद से कहा कि वो यहां विक्रम के लिए आई है, ना कि उन दो बेजान मूर्तियों के लिए। चलो सब खाने के कमरे में चलते हैं। मैंने आज प्रिया के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए कहा है। विक्रम ने जल्दी से बोझिल माहौल को तोड़ दिया और प्रिया को प्यार से खाने के कमरे की ओर ले गए। लंबी खाने की मेज को यूरोपीय अभिजात वर्ग की शैली में सजाया गया था। सफेद मेज पोश, सुगंधित मोमबत्तियां, ताजे फूल और चमकदार कटलरी के अनगिनत सेट पंक्तियों में व्यवस्थित थे। प्रिया कुर्सी पर बैठते ही भ्रमित हो गई। उसके सामने 3 प्लेटें, 3 चम्मच और 2 चाकू थे। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि किस व्यंजन के लिए किसका इस्तेमाल करना है। दोपहर का भोजन भारी खामोशी में शुरू हुआ। केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कटलरी की खनकती आवाज आ रही थी। मालिनी और रोहन बड़े सलीके से खा रहे थे, जैसे अपनी हैसियत का प्रदर्शन कर रहे हों। कभी कभी रोहन प्रिया को देखता, जो अनाड़ीपन से अपना कांटा पकड़े हुए थी, और फिर अपनी मां से फुसफुसाता, जिसके बाद व्यंग्यात्मक हंसी आती। सुनो, रोहन ने अचानक एक घमंडी स्वर में कहा, डिलीवरी का काम कैसा चल रहा है? तुम्हारे कपड़े तो काफी साफ सुथरे लग रहे हैं। लगता है ग्राहक अच्छी टिप देते होंगे। इस अपमानजनक सवाल ने प्रिया को रोक दिया। उसके मुंह में बीफ का टुकड़ा अचानक कड़वा लगने लगा। विक्रम ने धीरे से मेज पर हाथ मारा, एक गंभीर आवाज में। रोहन, तमीज से बात करो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था पापा। रोहन ने कंधे उचकाए, एक बनावटी मासूमियत के साथ। मैं बस उत्सुक था कि मजदूर वर्ग के लोग कैसे रहते हैं। जरूर बहुत मुश्किल होता होगा। हमारे एक वक्त के खाने का खर्च उनकी साल भर की कमाई के बराबर होता है। मालिनी ने अपने बेटे की बात को आगे बढ़ाया, लेकिन एक अधिक सूक्ष्म तरीके से। प्रिया को बीफ काटते समय चाकू गलत तरीके से पकड़ते देखकर उसने अपनी जीभ चटकाई और दया का नाटक करते हुए सिर हिलाया। बेटी, चाकू ऐसे पकड़ते हैं, तर्जनी उंगली ब्लेड के ऊपर होनी चाहिए, ना कि फावड़े की तरह। बाहर के लोग देखेंगे तो हंसेंगे। कहेंगे कि इस घर में मेहमानों को शिष्टाचार नहीं सिखाया जाता। रुको, मैं नौकर से कहती हूँ कि वो इसे तुम्हारे लिए छोटे टुकड़ों में काट दे ताकि तुम चम्मच से खा सको। ये ज्यादा आसान और देहाती होगा। प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जानती थी कि वो यहां फिट नहीं बैठती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खाने की मेज पर उसकी कमी को बेरहमी से उजागर किया, उससे उसे लगा जैसे उसे भीड़ के बीच नंगा कर दिया गया हो। उसने धीरे से अपनी कटलरी नीचे रखी, अपना सिर उठाया और सीधे मालिनी को देखा। उसकी आंखों में अब शुरुआती झिझक नहीं थी। सिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे चॉपस्टिक से खाने की आदत है, सड़क किनारे धूल में खाने की। मेरे हाथ मेहनत से खुरदरे हो गए हैं, इसलिए मुझे अभिजात वर्ग की कटलरी पकड़ने की आदत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कैसे खाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे जीते हैं। चम्मच से खाना, लेकिन शांत मन से। सोने के चाकू से खाने से बेहतर है जब दिल साजिशों से भरा हो। प्रिया के तीखे जवाब ने मालिनी को चुप करा दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विक्रम ने प्रिया को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। इस लड़की में न केवल एक दयालु हृदय था, बल्कि एक दृढ़ भावना भी थी, जिसे आसानी से धमकाया नहीं जा सकता था। स्थिति को शांत करने के लिए विक्रम ने एक झींगा प्रिया की कटोरी में डाला, एक गहरी गर्म आवाज में।
तुमने सही कहा, कैसे भी खाओ, बस स्वादिष्ट लगना चाहिए। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे तुम्हारे माता पिता का देहांत कब हुआ? मैं तुम्हारे कमरे में ठीक से पूछ नहीं पाया। मेज पर माहौल भारी हो गया। प्रिया ने एक सूखी निगल ली। उसकी आवाज धीमी हो गई। मेरी माँ का देहांत मेरे जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था। मेरी नानी ने बताया कि वो एक सड़क दुर्घटना में मारी गईं। उनका शव कभी नहीं मिला, बस मुझे उनकी देखभाल के लिए छोड़ गईं। और मेरे पिता, सुना है कि उन्होंने मेरे जन्म से पहले ही हमें छोड़ दिया था। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें उदास थीं। बेचारी बच्ची, तो तुम भी मेरी खोई हुई बेटी की तरह अनाथ हो। अगर वो जिंदा होती तो वो भी तुम्हारी उम्र की होती और उसे भी बहुत कुछ सहना पड़ता। भोजन एक अभूतपूर्व असहजता में समाप्त हुआ। विक्रम नहीं चाहते थे कि प्रिया अपनी पत्नी और बेटे की और जांच पड़ताल सहे, इसलिए उन्होंने उसे लिविंग रूम में चाय के लिए आमंत्रित किया और फिर उसे हवेली का दौरा कराने ले गए। चलो, मैं तुम्हें अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूं। मुझे ऑयल पेंटिंग्स बहुत पसंद है। वे दोनों खाने के कमरे से निकल गए। पीछे मालिनी और उसके बेटे की नाराज नजरें छोड़ गए। वे एक लंबे संगमरमर के गलियारे से गुजरे। दीवारों पर महंगी लैंडस्केप पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। सैकड़ों साल पुराने प्राचीन फूलदान कांच की अलमारियों में प्रदर्शित थे। विक्रम उत्साह से परिचय दे रहे थे, लेकिन प्रिया आधा अधूरा ही सुन रही थी। उसका मन अभी भी परिवार की कहानी की उदासी में डूबा हुआ था। गलियारा हवेली के पश्चिमी हिस्से में एक बड़े सहायक हॉल की ओर जाता था, जो घर का सबसे शांत और गंभीर स्थान था। वो परिवार का पूजा घर था। लकड़ी का दरवाजा खुला था। अगरबत्ती की हल्की खुशबू बाहर आ रही थी, जिससे एक पवित्र वातावरण बन रहा था, जो बाहर की सांसारिक विलासिता से बिल्कुल अलग था। दरवाजे से गुजरते समय प्रिया ने अनजाने में अंदर झांका। विशाल पूजा घर के बीच में नकाशीदार लकड़ी की एक भव्य वेदी पर 3 अगरबत्ती के कटोरे से धुआं निकल रहा था। सबसे सम्मानजनक स्थान पर एक बड़ा फोटो फ्रेम सीधा रखा हुआ था, जिसके चारों ओर सफेद लिली के फूल थे। प्रिया के कदम रुक गए। वो ठंडे पत्थर के फर्श पर जम गई। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। उसकी पुतलियां सदमे से फैल गई थी। उसकी सांसें गले में अटक गईं। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उस फ्रेम में तस्वीर, वो सौम्य मुस्कान, वे उदास आंखें, वे लंबे काले बाल। वो कोई अजनबी नहीं थी। वो वही चेहरा था जिसे उसने अपनी झुग्गी बस्ती की छोटी सी वेदी पर रखी एकमात्र पुरानी काली सफेद तस्वीर में हजारों बार देखा था। वो वही चेहरा था जिसकी गर्मी की वो हर रात अपने सपनों में कल्पना करने की कोशिश करती थी। खचाक! प्रिया के हाथ से हैंडबैग फर्श पर गिर गया। सूखी टक्कर की आवाज गलियारे की शांति को भंग कर गई। विक्रम चौंक कर मुड़े। उन्होंने प्रिया को स्तब्ध खड़े देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी कांपती हुई उंगली पूजा घर की ओर इशारा कर रही थी। क्या हुआ? क्या बात है? विक्रम ने चिंतित होकर पूछा। प्रिया तुरंत जवाब नहीं दे सकी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसका गला सूख गया था। उसे कुछ देर लगी जब तक कि वो कुछ बोल पाई। उसकी आवाज एक सिसकी की तरह टूटी हुई थी। क्यों? मेरी मां की तस्वीर यहां क्यों है? प्रिया का सवाल विक्रम के कानों में बिजली की तरह कौंधा। वो स्तब्ध खड़े रह गए, उस दिशा में देखते हुए जहां उसकी उंगली उनकी दिवंगत पत्नी की तस्वीर की ओर इशारा कर रही थी। तुमने क्या कहा? तुम्हारी मां? विक्रम ने अपने कानों पर विश्वास न करते हुए हकलाया। ये अंजलि है, मेरी पहली पत्नी। वो 26 साल पहले लापता हो गई थी। तुम कह रही हो कि वो तुम्हारी मां है? प्रिया का दिमाग इस समय पूरी तरह से उलझन में था। उसकी नानी ने बताया था कि उसकी मां का नाम अंजलि था, लेकिन उन्होंने केवल ये कहा था कि वो एक छोटी व्यापारी थी जिसे लोगों ने धोखा दिया और फिर वो बीमार होकर मर गई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो एक अरबपति की पत्नी थी। और निश्चित रूप से इस शानदार हवेली की मालकिन नहीं हो सकती थी। गरीब यादों और शानदार हकीकत के बीच का ये विरोधाभास उसे चकरा रहा था। लेकिन वो चेहरा गलत नहीं हो सकता था। वो उसकी मां ही थी। प्रिया लड़खड़ाते हुए पूजा घर में घुसी, तस्वीर के करीब पहुंची। जितना करीब से उसने देखा, उतना ही उसे यकीन हो गया। दर्द और गुस्से का एक मिला जुला एहसास उमड़ पड़ा। उसकी मां यहां एक लानी की तरह क्यों पूछी जा रही थी?
जबकि उसकी असली कब्र गांव में एक ठंडी सुनसान जमीन का टीला थी। विक्रम भी उसके पीछे पीछे आए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने वेदी पर जलती मोमबत्तियों की रोशनी में प्रिया के चेहरे को ध्यान से देखा। जब उसने अपना हेलमेट उतारा, अपनी सामान्य थकी हुई शक्ल को छोड़ दिया और विशेष रूप से इस भावनात्मक क्षण में उसके चेहरे की विशेषताएं पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रही थीं। वे आंखें, वो नाक और जिस तरह से वो अपने आंसू रोक रही थी, समान, बहुत समान, बिल्कुल युवा अंजलि की तरह। तुम्हारे पास कोई सबूत है? विक्रम ने कांपते हुए पूछा। उनकी आवाज उम्मीद और डर से लड़खड़ा रही थी। क्या तुम्हारी मां ने कोई निशानी छोड़ी थी? प्रिया होश में आई। उसने अपने गले में हाथ डाला और उस पुरानी चांदी की चेन को ढूंढा जिसे वो बचपन से पहने हुए थी, वो अविभाज्य वस्तु जो उसकी नानी ने मरने से पहले उसे दी थी। ये कहते हुए कि ये एकमात्र चीज है जो तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। उसने कांपते हुए चेन उतारी और उसे विक्रम के खुरदरे हाथ में रख दिया। ये एक चांदी का दिल के आकार का लॉकेट था जो समय के साथ काला पड़ गया था, लेकिन उस पर की गई नक्काशी अभी भी साफ थी। विक्रम ने उसे लिया। उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उन्हें मलेरिया हो। उन्होंने उसे अपनी आंखों के करीब लाया, उसे पलट कर देखा। पीछे की तरफ छोटे अक्षरों में हाथ से लिखा हुआ था, वी और ए, दिया। उस बूढ़े अध्यक्ष की गहरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फर्श पर गिर पड़े, लॉकेट को अपने सीने से लगाकर दर्द भरी सिसकियों में रोने लगे। हे भगवान, ये सच है, ये वही है, दिया, मेरे पिता की बेटी। वी और ए विक्रम और अंजलि के लिए थे। दिया वो नाम था जो उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए रखा था। इससे पहले की त्रासदी हुई, उन्होंने खुद ये चेन अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को उपहार में देने के लिए बनवाई थी, जो उनके जीवन से हमेशा के लिए गायब होने से पहले उनका आखिरी उपहार था। प्रिया वहीं खड़ी थी, उस आदमी को अपने पैरों पर घुटने टेक कर रोते हुए और उसे अपनी बेटी कहते हुए देखकर हैरान थी। सब कुछ बहुत जल्दी, बहुत अचानक हुआ। वो एक अरबपति की बेटी थी, जिस आदमी को उसने बचाया था, जिसे वो चाचा कह रही थी, वो उसका असली पिता था। तभी ऊंची ईड़ी के जूतों की फर्श पर जोर से खटखट की आवाज ने इस भावुक पुनर्मिलन को बाधित कर दिया। मालिनी और रोहन ने अजीब आवाजें सुनी और पूजा घर के दरवाजे पर आ गए। विक्रम को रोते हुए देखकर और उनके हाथ में चेन देखकर मालिनी का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, लेकिन एक साजिशकर्ता की प्रवृत्ति तुरंत जाग गई। वो अंदर दौड़ी, विक्रम के हाथ से चेन छीन ली, उसे शक से देखा और फिर उसे घृणा से वापस फेंक दिया। आप पागल हो गए हैं? आप इस लड़की की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? मालिनी चिल्लाई। उसकी तीखी आवाज ने शांत माहौल को चीर दिया। ये सस्ती चांदी की चेन किसी भी बाजार में मिल जाती है। उसने देखा कि आप अमीर हैं, उसने आपकी पूर्व पत्नी के बारे में जानकारी निकाली और फिर उस पर अक्षर खुदवाकर आपको धोखा देने की कोशिश की। होश में आइए। रोहन ने भी साथ दिया, प्रिया पर उंगली उठाते हुए। हाँ पापा, ये लड़की सीधी नहीं है। उसने शुरू से ही नाटक किया है, आपको बचाने से लेकर मैगी खाने तक, और अब ये आंसू भरा पारिवारिक पुनर्मिलन। आजकल तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है। हमारे परिवार के बारे में जानकारी निकालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसे आपको बेवकूफ न बनाने दे। मालिनी और उसके बेटे के आरोपों ने प्रिया को होश मिला दिया। उसने अपनी चेन वापस छीन ली और उन्हें घूर कर देखा। चुप रहिए, ये मेरी माँ की निशानी है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैं बस इतना जानती हूं कि मेरी माँ इस तस्वीर में है। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूं। विक्रम उठे, अपने आंसू पोंछे। उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने प्रिया को देखा और फिर अपनी पत्नी और बेटे को। उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि ये उनकी बेटी है। खून का रिश्ता एक पवित्र बंधन होता है जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो ये भी जानते थे कि एक कॉरपोरेट प्रमुख के रूप में उनका तर्क उन्हें केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्हें उन आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए एक ठोस सबूत की जरूरत थी, ताकि वो प्रिया को उसके सही हक के साथ घर ला सकें। बस, विक्रम चिल्लाए। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कोई बहस नहीं, सच्चाई केवल एक है। वो प्रिया की ओर मुड़े। उनकी आंखें नरम लेकिन दृढ़ थीं। प्रिया, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन यहां मौजूद सभी को संतुष्ट करने के लिए और तुम्हें तुम्हारा सही हक दिलाने के लिए हमें एक काम करना होगा। उन्होंने रोहन की ओर मुड़कर आदेश दिया,
परिवार के निजी डॉक्टर को तुरंत यहां बुलाओ। डीएनए परीक्षण किट के साथ हम आज ही नमूने लेंगे और परीक्षण करेंगे। मालिनी ने डीएनए परीक्षण शब्द सुने। एक पल के लिए उसकी आंखों में डर की एक झलक कौंध गई। वो जानती थी कि अगर परिणाम सच निकला तो इस घर में उसके और उसके बेटे के दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन बहुत जल्दी उसने एक भयानक शांति वापस पा ली। उसके होठों के कोने एक कुटिल मुस्कान में ऊपर उठ गए। उसके दिमाग में एक काली योजना बन चुकी थी। ठीक है, मालिनी ने अपनी बाहें मोड़कर एक चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, परीक्षण करा लो, देखते हैं ये लड़की कब तक नाटक कर पाती है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, अगर परिणाम नकारात्मक आया तो तुम इस शहर से दफा हो जाना, मुझे दोबारा मत दिखना। प्रिया ने अपनी चेन को कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं सहमत हूं, मुझे डर नहीं है। सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। पूजा घर में माहौल एक टूटने वाली तार की तरह तनावपूर्ण हो गया। सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी और उस डीएनए परीक्षण रिपोर्ट का परिणाम यहां मौजूद सभी लोगों की किस्मत का अंतिम फैसला होगा। विक्रम के फोन के केवल 15 मिनट बाद परिवार का निजी डॉक्टर, एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो सोने के फ्रेम का चश्मा पहने हुए था, एक पेशेवर चिकित्सा सूटकेस लेकर हवेली में पहुंच गया। उसने सामान्य विनम्रता के साथ सभी को नमस्कार किया, लेकिन उसकी टालमटोल वाली नजरें अनजाने में रोहन की अर्थपूर्ण नजर से टकरा गईं। दोनों आदमियों के बीच एक बहुत ही हल्का सिर हिलाना हुआ। इतना तेज कि अगर कोई ध्यान न दे तो उसे केवल एक पलक झपकना ही समझेगा। नमूने लेने की प्रक्रिया लिविंग रूम की चाय की मेज पर ही हुई। विक्रम की निगरानी में प्रिया सीधी बैठी, अपने बालों को हटाकर डॉक्टर को मुंह के अंदर से नमूना और जड़ों वाले कुछ बाल लेने दिए। वो बिल्कुल भी नहीं कांपी, क्योंकि उसे अपनी नसों में बहने वाले खून पर विश्वास था। अपनी मां की तस्वीर के सामने खड़े होने पर एक बेटी की अंतरात्मा पर विश्वास था। इसके विपरीत विक्रम ही थे जो कांप रहे थे। वो उत्साहित और भयभीत दोनों थे। उन्हें डर था कि अभी अभी जगी उम्मीद बुझ जाएगी। डर था कि वो फिर से धोखे की त्रासदी में पड़ जाएंगे। विक्रम और प्रिया दोनों के नमूने लेने के बाद डॉक्टर ने सावधानीपूर्वक 2 टेस्ट ट्यूबों को सील कर दिया, जिन पर कोड नंबर लगे थे, और उन्हें सूटकेस में रख दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इन नमूनों को तुरंत लैब ले जाकर मशीन चलाऊंगा। चूंकि ये एक विशेष प्राथमिकता का मामला है, इसलिए परिणाम लगभग 3 से 4 घंटे में आ जाएगा, डॉक्टर ने एक समान स्वर में सूचित किया। जाओ, मुझे जल्द से जल्द परिणाम चाहिए, और याद रखना, कोई भी जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। विक्रम ने थकी हुई आवाज में हाथ हिलाया। डॉक्टर सूटकेस लेकर दरवाजे की ओर चला गया। रोहन अचानक खड़ा हो गया, आलस का नाटक करते हुए अंगड़ाई ली। मैं डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आता हूं और अपनी कार से सिगरेट का पैकेट भी ले आता हूं। विक्रम को कोई शक नहीं हुआ, बस सिर हिला दिया। रोहन डॉक्टर के पीछे तेजी से बाहर चला गया। गैरेज के एक कोने में, जहां सुरक्षा कैमरा एक पेड़ की शाखा से आंशिक धूप से ढका हुआ था, रोहन ने डॉक्टर के सफेद कोट की जेब में एक मोटा लिफाफा डाल दिया। आप जानते हैं कि क्या करना है ना? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके सुंदर लेकिन कुटिल चेहरे पर एक आधी मुस्कान थी। मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, उनका दिल कमजोर है, वो एक और सदमा नहीं सह पाएंगे। सबसे अच्छा यही होगा कि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि वो लड़की एक धोखेबाज है। परिणाम गैर रक्त संबंधी होना चाहिए, समझे? डॉक्टर ने अपनी जेब पर हल्के से थपथपाया और लगातार सिर हिलाया। आप चिंता ना करें रोहन साहब, मैं इतने सालों से आपके परिवार के लिए काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि भविष्य में उत्तराधिकारी कौन होगा। इंतजार का समय सदियों जैसा लग रहा था। लिविंग रूम में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। पेंडुलम घड़ी की टिक टिक की सूखी आवाज तनावपूर्ण माहौल में गूंज रही थी। प्रिया चुपचाप बैठी थी, उसका हाथ अभी भी चांदी की चेन को कसकर पकड़े हुए था। मालिनी आराम से अपने नाखून फाइल कर रही थी। कभी कभी प्रिया को एक शिकारी जानवर की तरह देखती थी, जो अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। ठीक 4 घंटे बाद डॉक्टर की कार वापस आई। वो लिविंग रूम में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था, जिस पर परीक्षण केंद्र का लोगो छपा हुआ था। विक्रम उछलकर खड़े हो गए और लिफाफा छीन लिया। व्यापार की दुनिया के प्रसिद्ध अध्यक्ष के हाथ अब अनाड़ीपन से लिफाफे को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार परिणाम वाला कागज बाहर निकाला गया। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली। उनकी आंखें पृष्ठ के अंत में निष्कर्ष पर टिकी थीं। निष्कर्ष: नमूना ए विक्रम सिंह राठौर और नमूना भी प्रिया
में कोई पितृत्व रक्त संबंध नहीं है। कागज विक्रम के हाथ से गिर गया, हवा में लहराया और फिर ठंडे संगमरमर के फर्श पर गिर गया। उनके आसपास की दुनिया जैसे ढह गई, उनके हाथ सुन्न हो गए। उनका दिल उस रात की बारिश के शारीरिक दर्द से भी ज्यादा दर्द से सिकुड़ गया। पुनर्मिलन की उम्मीद, उनकी प्यारी बेटी दिया की उम्मीद, सब कुछ साबुन के बुलबुले की तरह गायब हो गया। केवल शर्मिंदगी और विश्वासघात की भावना बची थी। वो धीरे धीरे प्रिया की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब वो गर्मजोशी और स्नेह नहीं था, बल्कि निराशा, दुख और यहां तक कि घृणा भी थी। क्यों? विक्रम ने टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम पर विश्वास किया था। मैंने तुम्हारे लिए अपना दिल खोला था। प्रिया स्तब्ध थी। वो दौड़ी और कागज उठाया। कागज पर छपे काले अक्षर एक अन्यायपूर्ण मौत की सजा की तरह थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, प्रिया चिल्लाई। आंसू बह निकले। ये परिणाम गलत है, जरूर कोई गलती हुई है। मैं अंजलि की बेटी हूं, मेरे पास मेरी मां की चेन है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। चुप हो जा। मालिनी अब निर्णायक वार करने के लिए खड़ी हुई। वो आगे बढ़ी और प्रिया के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। तमाचे ने प्रिया को लड़खड़ा दिया और वो फर्श पर गिर गई। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। मालिनी ने उसकी ओर उंगली उठाते हुए विजयी होकर चिल्लाया, अभी भी इनकार कर रही है? यहां सफेद कागज पर काली स्याही से लिखा है, लाल मोहर के साथ। तुझे लगा कि तू एक नकली नाम वाली चेन पकड़कर, एक दिल छू लेने वाली कहानी गढ़कर इस परिवार को बेवकूफ बना लेगी? नीच, धोखेबाज, रोहन ने भी घृणा से भरी आवाज में कहा। देखा पापा, मैंने कहा था ना, आप लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इसके जैसे फटे हाल लोगों में कोई शर्म नहीं होती, बस अमीरों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। शुक्र है कि मैंने आपको परीक्षण कराने की याद दिलाई, वरना आप घर में दुश्मन ले आते। प्रिया ने विक्रम को देखते हुए गिड़गिड़ाया। विक्रम अंकल, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता कि परिणाम ऐसा क्यों है, लेकिन मैं अपनी मां की आत्मा की कसम खाती हूं, मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूं। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह फेर लिया। चोट इतनी गहरी थी कि वो कोई और सफाई नहीं सुनना चाहते थे। उनकी आंखों में प्रिया के आंसू अब एक पकड़े गए धोखेबाज के अनाड़ी नाटक से ज्यादा कुछ नहीं थे। उन्हें लगा जैसे वो एक बूढ़े मस्खरे हैं जिसे एक छोटी सी लड़की ने अपनी उंगलियों पर नचाया है। इसे यहां से बाहर निकालो, विक्रम ने एक ठंडी बेरहम आवाज में आदेश दिया, और मुझे इसका चेहरा फिर कभी मत दिखाना। 2 बड़े सुरक्षा गार्ड तुरंत अंदर आए। प्रिया को बगल से पकड़कर एक कूड़े के बोरे की तरह दरवाजे से बाहर घसीटने लगे। प्रिया ने संघर्ष करने की कोशिश की, उस पिता को देखने की कोशिश की जिसे उसने अभी अभी पाया था और फिर खो दिया था। लेकिन भारी लकड़ी का दरवाजा उसकी आंखों के सामने बंद हो गया। उसे हमेशा के लिए सच्चाई और परिवार से अलग कर दिया। प्रिया को हवेली के गेट से बाहर फेंक दिया गया। वो बजरी वाले रास्ते पर गिर पड़ी। उसका हैंडबैग और सस्ते ऊंची एड़ी के जूते बगल में पड़े थे। बारिश शुरू हो गई, फिर से बारिश। ऐसा लगता था कि बारिश हमेशा उसके जीवन के सबसे दुखद क्षणों में ही बरसती थी, जैसे कि अभी अभी जगी थोड़ी सी उम्मीद को धोना चाहती हो। लेकिन प्रिया की त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। दुष्ट लोगों का बदला कभी नहीं रुकता जब तक कि पीड़ित को अंतिम छोर तक न पहुंचा दिया जाए। जैसे ही वो भीगी हुई और फटे हालत में अपने किराए के कमरे में पहुंची, उसने देखा कि उसका सामान आंगन में बिखरा पड़ा है। मकान मालकिन कमर पर हाथ रखे गुस्से में खड़ी थी। तुरंत निकलो, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं रख सकती। आंटी, आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? मैंने इस महीने का किराया दे दिया है, प्रिया ने घबराकर पूछा। कैसा पैसा? कुछ टैटू वाले गुंडे अभी अभी यहां आए थे और धमका रहे थे कि अगर मैंने तुम्हें किराए पर रहने दिया तो वे मेरा घर जला देंगे। तुमने जिसके साथ भी दुश्मनी की है, खुद निपटो, मुझे इसमें मत घसीटो, तुरंत दफा हो जाओ। किराए के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। प्रिया बारिश में अपने भीगे कपड़ों के ढेर और बंद मोटरसाइकिल के बगल में अकेली खड़ी थी। उसका फोन बजा। डिलीवरी कंपनी से एक संदेश आया, आपका पार्टनर खाता व्यवहार नियमों के गंभीर उल्लंघन और ग्राहकों से कई नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
पिता खोया, सम्मान खोया, घर खोया, नौकरी खोई। केवल एक दोपहर में प्रिया, एक दृढ़ लड़की, को सबसे अंधेरे रसातल में धकेल दिया गया था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, किसी का सहारा नहीं था। वो फुटपाथ पर बैठ गई, अपने घुटनों को गले लगाकर, और फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज बारिश की आवाज में मिल गई, इतनी दुखद और हताश कि दिल टूट जाए। क्या भगवान की आंखें नहीं हैं? मां, तुमने मुझे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया? उस रात प्रिया एक पुरानी इमारत की सीढ़ियों के नीचे सोई, ठंड और भूख में सिकुड़ी हुई। लेकिन उस सबसे हताश क्षण में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगली सुबह शंकर चाचा ने उसे ढूंढ लिया। जब उन्होंने सुना कि उसे किराए के कमरे से निकाल दिया गया है, तो वो पूरी रात उसे ढूंढते रहे। जिस लड़की को वो अपनी बेटी मानते थे, उसे सीढ़ियों के नीचे बुखार में बेहोश देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने जल्दी से उसे अपनी पीठ पर उठाया, अपने घर ले गए, दलिया बनाया और उसे दवा दी। जब प्रिया होश में आई और पूरी कहानी बताई, तो शंकर चाचा चुपचाप हुक्का पीने लगे। धुएं ने छोटे से कमरे को भर दिया। ये बेतुका है, शंकर चाचा ने बड़बड़ाया। अगर वो तुम्हारा पिता नहीं है, तो उसकी पत्नी और बेटे को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतना क्रूर होने की क्या जरूरत है? घर से निकालना काफी था, लेकिन गुंडों को किराए पर लेकर मकान मालकिन को धमकाना, तुम्हारी डिलीवरी ऐप बंद करवाना, ये एक धोखेबाज को सजा देना नहीं है, ये सबूत मिटाना है। शंकर चाचा की बात प्रिया के दिमाग में बिजली की तरह कौंधी, जिसने उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति और स्पष्टता को जगा दिया। हाँ, उन्हें मुझसे इतना डर क्यों है? प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, सभी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। हवेली में दोपहर का दृश्य स्पष्ट रूप से वापस आ गया। उसे पूजा घर में बहस याद आई। जब मालिनी ने उंगली उठाई तो उसकी रेशम की आस्तीन थोड़ी नीचे खिसक गई। उसकी सफेद बाईं कलाई पर एक मटर के दाने के बराबर एक लाल तिल था। प्रिया ने अपनी आंखें खोली और उछलकर खड़ी हो गई। उसने अपना पुराना बैग उठाया और अपनी नानी द्वारा छोड़ी गई फटी हुई डायरी को ढूंढा, एकमात्र चीज जिसमें उसकी मां के अतीत के बारे में लिखा था। पीले पन्नों पर उसकी मां के आंसुओं से भरे टेढ़े मेढ़े अक्षर थे। आज हंसा, जिस नौकरानी पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसने मुझे धोखा दिया। उसकी बाईं कलाई पर एक लाल तिल है, जिसकी मैंने कभी भाग्यशाली होने के लिए प्रशंसा की थी। मुझे क्या पता था कि वो भाग्य मेरी खुशी की कीमत पर आएगा। उसने विक्रम को नशीली दवा दी और फिर मुझ पर गहने चोरी करने का आरोप लगाया। मुझे घर से निकालने के लिए एक नाटक रचा। हंसा। मालिनी। प्रिया ने अपने दिमाग में दो नामों को घुमाया। मालिनी कोई अमीर घर की बेटी नहीं थी, वो हंसा थी, पुरानी नौकरानी। उसने अपना नाम बदल लिया, अपने अतीत को मिटा दिया ताकि वो मालकिन बन सके। और यही कारण था कि वो प्रिया से नफरत करती थी। पहली नजर से ही उससे डरती थी। उसे डर था कि उसका काला अतीत उजागर हो जाएगा। वही है, प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गई। उसने मेरी मां को बर्बाद किया, अब वो मुझे बर्बाद कर रही है। डीएनए परिणाम निश्चित रूप से उसने और उसके बेटे ने बदलवाए हैं। ठीक है बेटी, शंकर चाचा ने अपना हुक्का बुझाया। एक पूर्व जासूस की आंखें चमक उठीं। रोना धोना बहुत हो गया, अब समय है जो तुम्हारा है उसे वापस लेने का। तुम उनके पैसे से नहीं लड़ सकती। लेकिन तुम अपने दिमाग से लड़ सकती हो। वे सोचते हैं कि तुम मर गई हो या कहीं भाग गई हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा है। एक साहसी जवाबी हमले की योजना उस जर्जर किराए के कमरे में बनाई गई। प्रिया अब वो कमजोर रोने वाली लड़की नहीं थी। उसने अपने लंबे बाल काट दिए, एक टोपी पहनी जो उसके आधे चेहरे को ढकती थी, और ढीले ढाले काले कपड़े पहने। वो एक छाया बन गई, इस शोर भरे शहर में एक खामोश शिकारी। एक हफ्ते तक प्रिया और शंकर चाचा के डिलीवरी बॉय दोस्तों ने बारी बारी से रोहन पर 24/7 नजर रखी। उन्होंने उसकी बिगड़ियल जीवन शैली का पता लगाया। सुबह देर से सोना, दोपहर में काम करने का नाटक करना, रात में बार में जाना, और विशेष रूप से एक गुप्त आलीशान अपार्टमेंट में अक्सर जाना, जहां उसने एक प्रेमिका रखी थी और जंगली पार्टियां आयोजित करता था। एक सुनहरा मौका आ गया। शनिवार की रात रोहन अपनी पसंदीदा बार में गया।
उसने अपनी पोर्श स्पोर्ट्स कार को वीआईपी पार्किंग में पार्क किया, चाबियां कर्मचारी को दी और अंदर चला गया। प्रिया जानती थी कि वो बार में नहीं जा सकती, उसका लक्ष्य कार थी। वो जानती थी कि रोहन अपनी कार में अवैध सौदे करता था, ये सोचकर कि ये सबसे सुरक्षित जगह है। जब कर्मचारी का ध्यान भटका तो प्रिया सड़क पर पली बढ़ी होने के कारण अपनी फुर्तीली चढ़ाई कौशल का उपयोग करके पार्किंग क्षेत्र में घुस गई। वो पोर्श के पास पहुंची। सौभाग्य से रोहन जल्दी में था, इसलिए यात्री सीट की खिड़की सिगरेट के धुएं को बाहर निकालने के लिए लगभग 2 सेंटीमीटर खुली थी। प्रिया ने एक पतली धातु की छड़ का उपयोग करके खिड़की के गैप से अंदर डाला और लॉक को खोल दिया। दरवाजा खुल गया। वो एक बिल्ली की तरह कार में घुस गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से शंकर चाचा से उधार लिया एक छोटा सा रिकॉर्डर ड्राइवर की सीट के नीचे सबसे छिपी हुई जगह पर लगा दिया। फिर वो बाहर निकली, दरवाजा पहले की तरह बंद कर दिया और अंधेरे में गायब हो गई। 3 घंटे बाद रोहन नशे में बार से बाहर निकला, एक लंबी टांगों वाली लड़की को सहारा देते हुए। वो कार में बैठा, इंजन चालू किया और सीट के नीचे का रिकॉर्डर काम करने लगा, हर आवाज को रिकॉर्ड करते हुए। हेलो डॉक्टर। रोहन की लड़खड़ाती आवाज कार के ब्लूटूथ स्पीकर से गूंजी। पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। आपने डीएनए परीक्षण का काम बहुत सफाई से किया। मेरे बूढ़े पिता ने पूरी तरह से विश्वास कर लिया। अब वो अवसाद में घर पर पड़े हैं। सच में बेवकूफ हैं। बस एक बार वो सत्ता हस्तांतरण के कागजात पर हस्ताक्षर कर दें। फिर मैं उन्हें एक वृद्धाश्रम में भेज दूंगा। कुछ दूरी पर एक कोने में प्रिया हेडफोन पहने हुए थी। उसके हाथ में एक शॉर्ट रेंज ट्रांसमीटर था। रोहन के घृणित शब्द उसके कानों में साफ साफ गूंज रहे थे। उसके आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि उस नफरत के आंसू थे जिसका बदला लिया जा रहा था। पकड़ लिया तुझे, प्रिया ने दांत भींचकर कहा। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। माँ, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगी। लेकिन प्रिया जानती थी कि ये रिकॉर्डिंग काफी नहीं है। उसे एक और मजबूत अंतिम वार की जरूरत थी, एक सीधा हमला दुश्मन के गढ़ में। और वो जानती थी कि उसे कब करना है। कल राठौर ग्रुप की सत्ता हस्तांतरण की रस्म थी, जहां विक्रम आधिकारिक तौर पर अपने जीवन भर की मेहनत को अपने कर्तव्यनिष्ठ बेटे रोहन को सौंप देंगे। ये उस परिवार के नाटक का अंतिम मंच होगा। अगली सुबह मुंबई का आसमान धूसर था। काले बादल घुमड़ रहे थे, जैसे किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हों। राठौर हवेली में एक गंभीर और तनावपूर्ण माहौल हर कोने में व्याप्त था। वकीलों, नोटरी और कुछ प्रमुख शेयरधारकों की शानदार कारें एक एक करके आंगन में आईं। पहियों के नीचे बजरी की खड़खड़ाहट छिपी हुई साजिशों के दांत पीसने जैसी लग रही थी। बड़े लिविंग रूम में, जहां अन्यायपूर्ण डीएनए परीक्षण हुआ था, अब उसे एक औपचारिक बैठक कक्ष में बदल दिया गया था। विक्रम अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ था। उनकी गहरी बेजान आंखें शून्य में घूर रही थीं। प्रिया को बाहर निकालने के बाद कुछ ही दिनों में वो 10 साल बूढ़े लग रहे थे। जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, उससे धोखा खाने का दर्द और ये सोचकर हताशा कि उनकी असली बेटी अभी भी लापता है या कहीं मर गई है, ने उस अरबपति की जीवन शक्ति को खत्म कर दिया था। उन्होंने हार मान ली थी। उन्होंने सोचा कि अगर भाग्य ने उन्हें पारिवारिक स्नेह नहीं दिया तो इस विशाल संपत्ति को रखने का क्या फायदा। वो सब कुछ रोहन को सौंप देंगे और फिर किसी वृद्धाश्रम में अपने अंतिम दिन पश्चाताप में बिताएंगे। उनके बगल में बैठी उस उदासी के बिल्कुल विपरीत मालिनी और उसके बेटे की छिपी हुई खुशी थी। मालिनी ने आज एक शानदार काले मखमली सूट पहना था। गले में मोती का हार और उसके बाल एक सुरुचिपूर्ण जूड़े में बंधे थे। वो वकीलों के सामने एक शांत बनावटी दुख का भाव बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो अपने पति के सामने रखे मोटे फाइल के ढेर को देखती तो उसकी आंखों में एक विजयी चमक आ जाती। रोहन अपनी अधीरता को छिपा नहीं पा रहा था। वो अपनी कुर्सी पर बेचैन था, लगातार अपनी टाई ठीक कर रहा था और उत्साह से उसके पैर कांप रहे थे। बस विक्रम के एक हस्ताक्षर की जरूरत थी और हजारों करोड़ का राठौर साम्राज्य आधिकारिक तौर पर उसका हो जाएगा। समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य वकील ने अध्यक्ष के व्यक्तिगत 30% शेयरों और कार्यकारी शक्ति को उनके बड़े बेटे
रोहन को हस्तांतरित करने वाले अनुबंध के खंडों को जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी एक समान उबाऊ आवाज विशाल कमरे में गूंज रही थी, लेकिन विक्रम के लिए ये उनके जीवन का मृत्यु लेख जैसा था। अध्यक्ष महोदय, यदि आपको खंडों के बारे में कोई और प्रश्न नहीं है तो कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। वकील ने फाइल विक्रम के सामने रखी और सम्मानपूर्वक एक सोने की परत चढ़ा हुआ फाउंटेन पेन दिया। विक्रम ने पेन उठाया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बेटे को देखा। रोहन ने उन्हें एक आग्रहपूर्ण नजर से देखा, एक भूखे जानवर की तरह। मालिनी ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और एक जानलेवा मीठी आवाज में फुसफुसाया, हस्ताक्षर कर दीजिए मेरे प्रिय, हस्ताक्षर करके आराम कीजिए। कंपनी में सब कुछ रोहन संभाल लेगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। विक्रम ने एक उदास सांस ली। पेन की नोक सफेद कागज को छूने वाली थी। धड़ाम। लिविंग रूम का भारी लकड़ी का दरवाजा अचानक बाहर से जोर से धकेला गया, दीवार से टकराया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई जिसने कमरे में मौजूद सभी को चौंका दिया। विक्रम का पेन कागज पर एक लंबी लकीर खींच गया, जिससे पूरा पृष्ठ खराब हो गया। सबकी नजरें दरवाजे की ओर गईं। वहां रोशनी के खिलाफ खड़ी कोई नौकरानी या गार्ड नहीं, बल्कि प्रिया थी। लेकिन वो गंदी, रोती बिलखती, भीख मांगती डिलीवरी गर्ल नहीं थी। आज प्रिया ने एक साधारण काली शर्ट, फीकी जीन्स पहनी थी और एक टोपी पहनी थी जो उसके आधे चेहरे को ढकती थी, लेकिन उससे निकलने वाला आत्मविश्वास शक्तिशाली और दृढ़ था। उसके दोनों तरफ शंकर चाचा खड़े थे, एक पूर्व जासूस के गंभीर चेहरे के साथ, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनके पीछे 3 पुलिस अधिकारी अपनी गंभीर वर्दी में थे, जिनका नेतृत्व आर्थिक अपराध जांच ब्यूरो के एक डीएसपी कर रहे थे। रुकिए, हस्ताक्षर मत कीजिए, प्रिया की स्पष्ट आवाज गूंजी, जिसने बोझिल माहौल को चीर दिया। रोहन उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने देखा कि मुंह तक आया निवाला छीना जा रहा है। वो दौड़ा, प्रिया पर उंगली उठाते हुए। धोखेबाज, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? गार्ड कहां है? इसे यहां हंगामा करने क्यों दिया? इसे बाहर निकालो। 1 मिनट। डीएसपी एक कदम आगे बढ़े, रोहन के सामने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए। हम यहां एक आपराधिक शिकायत पर आए हैं। सभी से अनुरोध है कि वे अपनी जगह पर बने रहें। पुलिस के आने से पूरे कमरे में हलचल मच गई। मालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ से चाय का कप जमीन पर गिरकर टूट गया। रोहन रुक गया, हकलाते हुए। कैसी शिकायत? आप लोगों से कोई गलती हुई है? ये हमारा पारिवारिक मामला है। प्रिया सीधे कमरे के बीच में चली गई, विक्रम के सामने, जो अभी भी अपनी कुर्सी पर स्तब्ध बैठे थे। उसने उनकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल सच्चाई की रक्षा के लिए करुणा और दृढ़ संकल्प था। अध्यक्ष महोदय, उसने उन्हें चाचा या पिता नहीं कहा। मैं यहां पैसे मांगने या रिश्तेदार खोजने नहीं आई हूं। मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोकने आई हूं। आपके बगल में खड़े लोग आपसे एक पैसा भी पाने के लायक नहीं हैं। तुम क्या कह रही हो, पागल लड़की? मालिनी चीखी। प्रिया पर हमला करने के लिए दौड़ी, लेकिन शंकर चाचा ने उसे अपनी बैसाखी से रोक दिया। प्रिया शांत रही। अपनी जेब से एक बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर निकाला जो उसके फोन से जुड़ा हुआ था। उसने स्पीकर को ऊंचा उठाया ताकि सभी देख सकें, और फिर प्ले बटन दबाया। हेलो डॉक्टर, पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। रोहन की परिचित, लड़खड़ाती, घमंडी आवाज गूंजी। हर शब्द विशाल कमरे में साफ साफ सुनाई दे रहा था। आपने डीएनए परीक्षण का काम बहुत सफाई से किया। मेरे बूढ़े पिता ने पूरी तरह से विश्वास कर लिया। अब वो अवसाद में घर पर पड़े हैं। सच में बेवकूफ हैं। बस एक बार वो सत्ता हस्तांतरण के कागजात पर हस्ताक्षर कर दें, फिर मैं उन्हें एक वृद्धाश्रम में भेज दूंगा। माहौल जैसे जम गया। रोहन वहीं जम गया। उसके चेहरे पर खून की एक बूंद नहीं थी। मालिनी कांप रही थी, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी और मेज का सहारा लेना पड़ा। उपस्थित वकील और शेयरधारक आश्चर्य से मुंह बाए फुसफुसा रहे थे। रिकॉर्डिंग समाप्त हो गई। एक भयानक खामोशी छोड़ गई। प्रिया ने स्पीकर बंद कर दिया और सीधे कांपते हुए रोहन को देखा। अब भी इनकार करोगे? तुमने खुद कबूल किया कि तुमने डीएनए परिणाम में हेरफेर करने के लिए डॉक्टर को रिश्वत दी। तुमने ना केवल मेरे पिता को मुझसे छीना।
बल्कि तुमने कंपनी को भी चुराने और अपने ही पिता को बर्बाद करने की योजना बनाई, डीएसपी ने कठोर आवाज में कहा। इसके अलावा हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि श्री रोहन ने मुख्य लेखाकार के साथ मिलकर समूह की परियोजना निधि से जुए और अय्याशी में 50 करोड़ रुपए से अधिक का गबन करने के लिए झूठे रिकॉर्ड बनाए। ये जांच के लिए गिरफ्तारी वारंट है। ठंडी हथकड़ियां रोहन की कलाई पर लग गईं। वो गिर पड़ा और बुरी तरह रोने लगा। माँ, मुझे बचाओ। पापा, मैं निर्दोष हूं। उसने मुझे फंसाया है। मालिनी पूरी तरह से घबरा गई। वो दौड़ी और विक्रम के पैरों पर गिर पड़ी। आंसू और नाक बह रहे थे। उसका सुरुचिपूर्ण परिष्कृत रूप पूरी तरह से गायब हो गया था। केवल एक नीच महिला की छवि बची थी जो भीख मांग रही थी। मेरे प्रिय, कृपया हमारे बेटे के लिए कुछ कहिए। वो आपका बेटा है। जरूर उस लड़की ने हमारे बेटे को फंसाने के लिए एआई वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल किया है। उस पर विश्वास मत कीजिए। आपने उसे बाहर निकाल दिया था। अब आप उसे हमारे परिवार को बर्बाद करने क्यों दे रहे हैं? उसने विक्रम का हाथ जोर से हिलाया, इस उम्मीद में कि उनके इतने सालों के वैवाहिक रिश्ते उन्हें नरम कर देंगे, लेकिन विक्रम एक मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें कसकर बंद थीं। 1 मिनट बीता, फिर 2। विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उनकी आंखों में वो थकावट, उदासी या हताशा नहीं थी। इसके बजाय एक तेज, बुद्धिमान और अधिकारपूर्ण नजर थी, जैसे कोई बूढ़ा शेर अभी अभी जागा हो। वो धीरे धीरे उठे, मालिनी का हाथ अपने ऊपर से ऐसे हटा दिया जैसे कोई गंदी चीज हटा रहा हो। तुमने सही कहा मालिनी, विक्रम की गहरी स्पष्ट आवाज गूंजी, जिससे मालिनी स्तब्ध होकर ऊपर देखने लगी। मैंने एक बार तुम पर विश्वास किया था, आंख बंद करके विश्वास किया था। वो अध्यक्ष की मेज से बाहर निकले और प्रिया की ओर चले। उन्होंने उस छोटी लड़की को देखा जो पुलिस के घेरे में शान से खड़ी थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनके होठों पर एक राहत भरी मुस्कान थी। धन्यवाद प्रिया, आज यहां बहादुरी से आने के लिए धन्यवाद। लेकिन असल में विक्रम मालिनी और रोहन की ओर मुड़े। उनकी आंखें कठोर हो गईं। मुझे 3 दिन पहले ही सच्चाई पता चल गई थी। पूरा कमरा आश्चर्य से भर गया। मालिनी हकलाने लगी, आप क्या कह रहे हैं? विक्रम ने अपने सहायक संजय को इशारा किया, जो अब तक एक कोने में चुपचाप खड़ा था। संजय आगे बढ़ा, अपना ब्रीफकेस खोला और एक और ईएनए परीक्षण रिपोर्ट निकाली, उसे मेज पर रख दिया। ये सिंगापुर जेनेटिक सेंटर में किया गया डीएनए परीक्षण का परिणाम है। विक्रम ने जोर से घोषणा की। परीक्षण के लिए नमूने प्रिया के किराए के कमरे में उसके कंधे पर लगे बालों से लिए गए थे, जिन्हें मैंने खुद गुप्त रूप से इकट्ठा किया था जब मैं दूसरी बार अपनी बेटी से मिलने गया था। मैं एक व्यवसायी हूं मालिनी। मेरा सिद्धांत है कि कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें और कभी भी पूरी तरह से उस पर विश्वास ना करें जो आपको परोसा जाता है। उन्होंने परिणाम उठाया और उसे सभी के सामने ऊंचा किया। पिता पुत्री रक्त संबंध का परिणाम 99% है। विक्रम ने कागज मालिनी के सामने फेंक दिया। पतला कागज लहराया और उसके पैरों के पास गिर गया, जैसे कोई अंतिम फैसला हो। मैंने उदास होने का नाटक किया, उस झूठे परिणाम पर विश्वास करने का नाटक किया, यहां तक कि अपनी ही बेटी को बेरहमी से सड़क पर निकाल दिया। ये देखने के लिए कि तुम दोनों ये नाटक कब तक करते हो। मैं देखना चाहता था कि सत्ता हाथ में आने पर तुम लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे। और वास्तव में मैं निराश नहीं हुआ। तुम लोगों ने इंसानों के भेष में शैतानों का अपना असली चेहरा दिखा दिया। मालिनी फर्श पर बैठ गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सभी साजिशें एक पल में ढह गईं। उसने विक्रम को देखा, फिर प्रिया को। उसके पुराने दुश्मन की बेटी, जो अब उसे दया की नजरों से देख रही थी। 26 सालों से दबी हुई ईर्ष्या और जलन अचानक फट पड़ी। वो हंसी, एक जंगली कड़वी हंसी। हाँ, ये मैंने किया है तो क्या? उसने अपने अंतिम सभ्य मुखौटे को फाड़ते हुए चिल्लाया। आप उस औरत से क्यों प्यार करते थे? मैंने आपकी इतने सालों तक सेवा की, आपकी देखभाल की, मैंने आपके लिए एक बेटा पैदा किया। फिर भी आपने उसकी तस्वीर वेदी पर रखी। मैं आपकी पत्नी हूं या उसकी छाया? मैं चाहती थी कि मेरे बेटे को सब कुछ मिले। मैं उस अंजलि के हर निशान को मिटाना चाहती थी। मुझे उसे उसकी माँ के पेट में ही मार देना चाहिए था, ना कि सिर्फ उसे बाहर निकालना। मालिनी के घृणा से भरे कबूलनामे ने सभी को कंपा दिया। विक्रम ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं, तो उनके परिवार की त्रासदी
उनकी पत्नी की मौत, उनकी बेटी का भटकना। सब कुछ इस महिला के छोटे दिल और लालच से उपजा था। बस, विक्रम ने थकी हुई आवाज में धीरे से कहा, इन्हें ले जाओ। पुलिस ने तुरंत रोहन को कार में डाल दिया। मालिनी को भी धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पने और मानहानि के आरोप में जांच के लिए स्टेशन ले जाया गया। मां बेटी की चीख पुकार और गालियां धीरे धीरे दूर हो गईं। हवेली में शांति लौट आई। लेकिन इस बार ये शांति ठंडी नहीं थी, बल्कि तूफान के बाद की शांति थी। जब पुलिस और अन्य लोग चले गए तो विशाल लिविंग रूम में केवल विक्रम और प्रिया बचे थे। विक्रम वहीं खड़े थे, उनके कंधे कांप रहे थे। वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाना चाहते थे, लेकिन अपराध बोध ने उनके पैरों को फर्श पर जमा दिया था। उन्होंने अपनी बेटी को बाहर निकाल दिया था, उसे दुख सहने दिया था। वो पिता कहलाने के लायक नहीं थे। लेकिन प्रिया आगे बढ़ी, उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उनके पतले खुरदरे हाथ को पकड़ लिया। पापा, वो धीमी हिचकिचाती पुकार, लेकिन स्नेह से भरी, ने सभी बाधाओं को तोड़ दिया। विक्रम फूट फूट कर रो पड़े और अपनी छोटी बेटी को गले लगा लिया। दोनों बाप बेटी खाली कमरे के बीच में रोते रहे। पुनर्मिलन के आंसुओं ने अतीत के सभी अन्याय और दुख को धो दिया। वे एक साथ पूजा घर में गए। विक्रम ने 3 अगरबत्ती जलाईं और उन्हें अंजलि की तस्वीर के सामने रख दिया। अगरबत्ती का धुआं उठा, उस महिला की तस्वीर के चारों ओर लिपट गया जो सौम्य से मुस्कुरा रही थी। अंजलि, मुझे हमारी बेटी मिल गई, हमारी बेटी दिया घर आ गई है। विक्रम प्रिया की ओर मुड़े, उनकी आवाज भर्राई हुई थी। तुम यहां मेरे साथ रहो बेटी, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हारे पास कमी थी। मैं तुम्हारे नाम पर शेयर कर दूंगा, तुम एकमात्र उत्तराधिकारी होगी। प्रिया ने अपनी मां की तस्वीर को देखा, फिर अपने पश्चाताप करते बूढ़े पिता को। उसने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराई। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। आपके साथ खाना खाऊंगी, लेकिन मैं अभी यहां स्थायी रूप से नहीं रहूंगी और मैं अभी कोई शेयर भी नहीं लूंगी। क्यों? विक्रम हैरान थे। क्योंकि मैं अभी इसके लायक नहीं हूं, प्रिया ने दृढ़ आंखों से जवाब दिया। मैं सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल हूं, मुझे व्यापार या प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मैं अभी उस कुर्सी पर बैठ गई तो लोग फिर से कहेंगे कि मैं सहारे पर हूं, कि मैं भाग्यशाली हूं, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं। कृपया मुझे समय दीजिए। मैं चाहती हूं कि जब मैं राठौर ग्रुप में कदम रखूं तो लोग मुझे सहकर्मी, बॉस कहें, ना कि अध्यक्ष की बेटी। विक्रम ने अपनी बेटी को देखा, उनका दिल गर्व से भर गया। उसने न केवल अपनी मां की सुंदरता विरासत में पाई थी, बल्कि अपने युवा दिनों के उनके साहस और आत्मसम्मान को भी। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं, मैं इंतजार करूंगा। 1 साल बाद मुंबई में एक शाम सुनहरी धूप व्यस्त सड़कों पर बरस रही थी। नदी के किनारे की झुग्गी बस्ती के पास एक परिचित सड़क किनारे के नूडल स्टॉल पर 2 स्पेशल, ज्यादा प्याज, कम स्प्राउट्स, शंकर चाचा, एक युवा लड़की की स्पष्ट आवाज गूंजी। प्रिया, अब इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा, कुशलता से चॉपस्टिक और कटोरे पहुंच रही थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे और उसके होठों पर हमेशा एक उज्जवल मुस्कान रहती थी। उसके बगल में विक्रम थे। अब उनमें एक अरबपति का दूर का गंभीर रूप नहीं था। उन्होंने एक साधारण पोलो टी-शर्ट पहनी थी और अपनी बेटी से कॉलेज की कहानियां सुन रहे थे। विक्रम ने अब समूह का संचालन एक पेशेवर सीईओ को सौंप दिया था, जिसे उन्होंने विदेश से काम पर रखा था, ताकि उन्हें आराम करने और अपनी बेटी का समर्थन करने का समय मिल सके। वो दिया फाउंडेशन के मुख्य प्रायोजक भी बन गए थे, जो प्रिया द्वारा स्थापित एक चैरिटी फाउंडेशन था, जो जरूरतमंद डिलीवरी ड्राइवरों को चिकित्सा बीमा और मुफ्त वाहन मरम्मत में मदद करता था। पापा, कल मैंने एक डिलीवरी ड्राइवर की मदद की जिसकी बाइक दुर्घटना में टूट गई थी। वो बहुत रो रहा था, कह रहा था कि अगर हमारा फाउंडेशन ना होता तो उसका पूरा परिवार भूखा मर जाता। विक्रम ने सिर हिलाया और अपनी बेटी के लिए एक टुकड़ा उठाया। बहुत अच्छा बेटी, पैसा तभी सार्थक होता है जब वो दूसरों के लिए खुशी लाए। ये सबक सीखने में मुझे पूरी जिंदगी लग गई, लेकिन तुमने इसे युवावस्था में ही सीख लिया है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी हंसी सड़क के शोर में मिल गई।
प्रिया के गले में वी और ए। दिया खुदी हुई चांदी की चेन शाम की धूप में चमक रही थी। कहानी समाप्त हो गई है, लेकिन उस ठंडी बारिश वाली रात में मानवता की गूंज निश्चित रूप से हमारे दिलों में बनी रहेगी। प्रिया, वो छोटी लड़की, प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने वाला एक सुगंधित कमल थी, जो हमें एक गहरे दर्शन की याद दिलाती है। शानदार कपड़े किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं बनाते, बल्कि करुणा ही सबसे कीमती आभूषण है। कभी-कभी एक फटे हुए रेनकोट के नीचे एक सुनहरा दिल होता है, जबकि रेशम और मखमल के पीछे साजिशों से सड़ी हुई आत्माएं छिपी होती हैं। पवित्र खून का रिश्ता केवल सूखी परीक्षण रिपोर्टों पर नहीं होता, बल्कि ये क्षमा और अंतरात्मा की धड़कन से लिखा जाता है। उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से आप अपने आसपास के सच्चे, सरल मूल्यों की और भी अधिक सराहना करेंगे। यदि आपको यहाँ सहानुभूति और कुछ शांत क्षण मिले, तो कृपया जीवन की रोशनी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन वो आग है जो हमें मानवीय कहानियों को फैलाना जारी रखने, जीवन में विश्वास को रोशन करने के लिए प्रेरित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप दुनिया के किस कोने से हमें सुन रहे हैं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ शेयर करना ना भूलें। हमें आपके अनुभव पढ़कर बहुत खुशी होगी। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार जहां भी रहें, हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अपना ख्याल रखिएगा।